हे दोस्तों, मैं चिराग एक और वीडियो के साथ। तो आज हम देख रहे हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का सेकंड पार्ट। पिछले वीडियो के लास्ट पार्ट में मैंने इसके ऑब्जेक्टिव्स बताए थे। फिर उससे पहले मैंने आपको टाइप ऑफ एक्टिविटी भी बताई थी, जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स कवर किए थे। आप ये पीडीएफ देख सकते हैं, जिसमें मैंने आपको पिछली वीडियो में एग्जाम्पल बताए थे। तो उसमें कुछ मिस्टेक थी। मैंने आपको बताया था कि जो भी क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है और जो मशीनरी सेटअप का पार्ट होता है वो यूनिट में नहीं जाता, वो किस में जाता है, बैच लेवल वाले पार्ट में जाता है। तो ये जो इलस्ट्रेशन है मैंने अपनी पीडीएफ में भी कवर कर लिया है, जिससे आपको एक तरीके से थोड़ा आइडिया हो जाए और आपको आगे कभी भी दिक्कत ना हो। तो देखिए, मैं हल्का सा ब्रीफ दे देता हूँ पार्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि एक्टिविटीज़ में यूनिट लेवल होती है, बैच लेवल होती है, प्रोडक्ट लेवल होती है, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी होती है। तो देखिए, जब भी आप नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो हर यूनिट के लिए जो भी एक्टिविटी बता रहे हो तो वो यूनिट लेवल एक्टिविटी हो गई। अगर आप नंबर ऑफ बैच प्रोड्यूस करते हो, जैसे 1 लाख यूनिट का लॉट हो गया, 20,000 यूनिट का लॉट हो गया, 50,000 का हो गया, कि आप 1 लाख थम्सअप प्रोड्यूस कर रहे हो, आपका कोल्ड ड्रिंक का काम है, ठीक है, इस तरीके से बोल दिया। अगर आप एक लॉट में क्या कर रहे हो, बहुत सारी मेडिसिन प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो एक बैच पूरा का पूरा हो गया। तो नंबर ऑफ बैचेस के बेसिस पे जो भी एक्टिविटीज़ होती है वो बैच लेवल एक्टिविटीज़ कहलाती है। जैसे प्रोडक्शन रन का पार्ट हो गया आपका, मशीन को सेटअप करने का पार्ट आ गया, क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट आ गया, मटेरियल मंगाने का पार्ट आ गया। क्योंकि आप एक एक यूनिट के लिए मटेरियल नहीं मंगाते, आप बल्क में मंगाते हो। आप क्या मंगाते हो, 1 लाख यूनिट के लिए हमने क्या कर दिया, इतना क्वांटिटी इनपुट मंगा दिया, क्योंकि हमें 1 लाख यूनिट प्रोड्यूस करनी है बैच में। तो उसके लिए हमें पता है कि एक यूनिट के लिए 2 kg रॉ मटेरियल लगता है। तो 1 लाख यूनिट के लिए कितना होगा, हमने 2 लाख kg के हिसाब से मेटेरियल मंगा दिया। अब नंबर ऑफ मेटेरियल ऑर्डर या नंबर ऑफ ऑर्डर जो भी आते हैं वो जनरली क्या कहलाते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कहलाते हैं। तो हमें पहले एक्टिविटी पता करनी है और उससे रिलेटेड फिर क्या पता करना है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर पता करना है। यही तो पार्ट था सिंपल। प्रोडक्ट लेवल में क्या देखते हो कि प्रोडक्ट की जो भी डिज़ाइन का पार्ट आ गया, नया प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हो, इंजीनियरिंग चेंजेस कर रहे हो असेंबली लाइन में, ठीक है, यानी मशीनरीज या जो भी चेंजेस कर रहे हो वो सारा पार्ट आपका प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी में आ गया। तो हम क्या कर रहे हैं, एक नई प्रोडक्ट लाइन ऐड कर रहे हैं, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट का पार्ट कर रहे हैं, वो सारा इसमें आ गया। प्रोडक्ट के जो भी पार्ट्स है उसका मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, उसके स्पेसिफिकेशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मोबाइल कंपनीज बहुत ज़्यादा चेंजेस करती है, तो पर्टिकुलर क्या कर रही है, पूरे के पूरे प्रोडक्ट में चेंज करती है। वो हर यूनिट की नहीं बात कर रही, आपको पता है कि वो पूरे प्रोडक्ट की बात कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट में चेंज होगा तो अपने आप सारी यूनिट्स प्रोड्यूस होगी। तो यहाँ पे प्रोडक्ट लेवल एक्टिविटी की बात आ गई। फिर फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी, तो ये बोल रहा है इट मस्ट बी कैरिड आउट रिगार्डलेस ऑफ विच प्रोडक्ट्स आर प्रोड्यूस। इसका मतलब क्या हो गया कि इससे रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी फैसिलिटी लेवल से रिलेटेड, वो किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे अप्लाई नहीं की जा सकती। किसी भी इंडिविजुअल प्रोडक्ट पे, बैच पे, यूनिट लेवल पे आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। वो एक कॉमन कॉस्ट हो गई, क्या हो गई, कॉमन कॉस्ट। तो जैसे क्या बोल दिया, प्लांट की सिक्योरिटी, बिल्डिंग का मेंटेनेंस का पार्ट हो गया, वो सारा इसमें आ जाता है। इंश्योरेंस हो गया बिल्डिंग का, तो वो जनरली किस में आ जाएगा, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटीज़ में आ जाता है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि ह्यूमन रिसोर्स, अब ह्यूमन रिसोर्स बोल दिया तो ह्यूमन रिसोर्स किस में आएगा। अब देखिए, वो यूनिट लेवल में भी काम कर सकता है, बैच लेवल में भी हो सकता है, प्रोडक्ट लेवल, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्कर की बात कर रहे हैं, ऑफिस के एम्प्लॉयज़ की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे सिर्फ ह्यूमन रिसोर्स दे दिया क्वेश्चन में, तो हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, वो फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी से रिलेटेड है, क्योंकि ये कैरिड आउट किया जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में एक तरीके से क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को सस्टेन करने के लिए, ये चलाते रहने के लिए इनकी ज़रूरत होती है, इनकी ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत होती है। एम्प्लॉय की ट्रेनिंग का पार्ट आ गया, वो किस में आएगा, फैसिलिटी लेवल एक्टिविटी में आ जाएगा। तो आप नीचे देख सकते हैं, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये मैंने इलस्ट्रेशन कवर कर दिया, ये आपको दे रखा है। ऑटोलाइट प्राइवेट लिमिटेड है, एक ऑटो रिपेयर बिजनेस है, वो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज़ करती है और कॉस्ट पूल के लिए क्या करती है, वो ओवरहेड कॉस्ट को एक्यूमुलेट करती है। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे वो कुछ कॉमन कॉस्ट को एक साथ इकट्ठा कर लेती है और उसके बेसिस पे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर देखती है और उसके बेसिस पे एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल लेती है। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखे हैं, आपको ये पार्ट दे रखे हैं और आपको क्या पता करना है, यूनिट लेवल क्या है, बैच लेवल क्या है, प्रोडक्ट लेवल क्या है और फैसिलिटी लेवल क्या है। तो नीचे आंसर के थ्रू ही देख लेते हैं फटाफट। आपको देखो यहाँ पे बोल रहा है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि बैच लेवल से रिलेटेड पार्ट, जो मैंने आपको क्वालिटी कंट्रोल और इक्विपमेंट सेटअप से रिलेटेड बोला था कि वहाँ गलत दे रखा था और यहाँ पे बैच लेवल का पार्ट है। कैसे, देखिए, जब एक मशीन आपके पास पड़ी है और उससे आप 2 प्रोडक्ट निकालते हो, मान के चलो आप थम्सअप निकालते हो और माजा प्रोड्यूस करते हो, तो आप देखिए, आपको बताइए कि एक मशीन है, आपने क्या करा, उस पर काम स्टार्ट किया, तो उससे पहले उसको सेटअप करोगे किसके लिए, मान के चलो थम्सअप के लिए। अब ये थोड़ी कि आप पहले इसकी एक यूनिट निकाल रहे हो फिर आप वापस से माजा के लिए सेटअप करोगे, क्योंकि देखिए, माजा से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स अलग होते हैं और थम्सअप से रिलेटेड इंग्रेडिएंट्स अलग हो सकते हैं। तो आपको बताया कि फिर आपको वापस से मशीन को सेटअप करना पड़ेगा, फिर एक यूनिट निकालनी पड़ेगी, फिर वापस आप थम्सअप पे आए, एक यूनिट निकाली, फिर माजा की एक यूनिट। बताइए कितनी सारी कॉस्ट हो गई। इसका मतलब अगर आपको 10 लाख यूनिट निकालनी है थम्सअप की और 5 लाख यूनिट निकालनी है माजा की, तो आप हर बार थोड़ी सेटअप करोगे एक एक यूनिट के लिए, नहीं, आप पर्टिकुलर लॉट के लिए या बैच के लिए मशीन को सेटअप करोगे। कि सबसे पहले हमने क्या कर दिया कि मशीन को सेटअप कर दिया थम्सअप के लिए और हमें कितनी निकालनी है, 1 लाख यूनिट निकालनी है, तो एक लॉट में निकालनी है।
फिर देखिए आपको पता है कि बहुत सारी प्रोसेस से मशीन से थम्सअप होकर गुजर के गई या उसके बहुत सारे इंग्रेडिएंट यूज़ हुए, तो अब उस मशीन को आपको क्या करना पड़ेगा, साफ़ करना पड़ेगा। किसके लिए? माजा के लिए, ताकि उसका जो भी मेटल का पार्ट है या उसका जो भी इफेक्ट है वो माजा पे ना आए और माजा का अपना खुद का स्वाद रहे। यही देखोगे तो उस केस में क्या करोगे, मशीन को वापस से सेटअप करना पड़ेगा और थोड़ा साफ़ सफाई करने के बाद जैसे आपके हाफ एन आवर लग गए, तो आप देखते हो कि नंबर ऑफ़ मशीन सेटअप कितनी बार हुए, तो हम बोल सकते हैं कि देखिए वो किसके हिसाब से हुए, लॉट के हिसाब से हुए। अब आपने माजा की 50,000 यूनिट बना ली, फिर उसके बाद आपने वापस से थम्सअप की बनाई, अगली बार थम्सअप का आपने क्या कर दिया, लॉट निकाल दिया, वापस 1 लाख निकाल दिया। तो हम बोल सकते हैं कि आपने कितनी बार नंबर ऑफ़ बैचेस निकाले, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, थम्सअप के 6 टाइम्स, माजा के 3 टाइम्स। तो आप बोल सकते हैं कि मशीनी सेटअप उस अकॉर्डिंग हुई है, नंबर ऑफ़ मशीन सेटअप। तो आपको पता है कि नंबर ऑफ़ मशीन सेटअप क्या होते हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। मशीन सेटअप क्या है, एक एक्टिविटी है, और नंबर ऑफ़ मशीन सेटअप क्या है, एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है। क्वालिटी कंट्रोल, आपको पता है कि 1 लाख यूनिट आपने बनाई, उसमें से कुछ जो पार्ट है आप इंस्पेक्शन के लिए या क्वालिटी चेक के लिए निकाल लेते हो। जैसे 1000 यूनिट आपने देख ली थम्सअप की, वो निकाल ली और उसका चेक कर लिया। तो आपने ये थोड़ी कि हर यूनिट का चेक किया, हर यूनिट का चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, जो भी क्वालिटी कंट्रोल का पार्ट होता है वो रैंडमली हम सैंपल ले लेते हैं और उसके बेसिस पे क्या करते हैं, क्वालिटी इंस्पेक्शन करते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बैच में से ले लेते हैं, तो इसलिए वो बैच लेवल का पार्ट हो गया। अगर आप मेटेरियल मंगाते हो तो ये थोड़ी आप हर यूनिट के लिए 2 kg मेटेरियल, 3 kg मेटेरियल ऐसे मंगा रहे हो। आप जनरली क्या कर रहे हो, लॉट में मंगाते हो, बल्क में, कि आपको पता है कि 1 लाख यूनिट आपको प्रोड्यूस करनी है और हर यूनिट के लिए आपका 3 kg मेटेरियल लग रहा है, तो 1 लाख के लिए कितना होगा, 3 लाख kg। तो मटेरियल ऑर्डरिंग किस में आएगी, बैच लेवल वाले पार्ट में आएगी। मतलब मटेरियल को मंगाना, उसको रिसीव करना, वो सारा किस में, बैच लेवल वाले पार्ट में आएगा। तो आप देखिए ह्यूमन रिसोर्स फैसिलिटी लेवल मैंने आपको बता दिया। प्रोडक्ट के पार्ट का स्पेसिफिकेशन करना, प्रोडक्ट के डेवलपमेंट से रिलेटेड, प्रोडक्ट की लाइन से रिलेटेड पार्ट, मैंने आपको क्या बताया, पार्ट्स मैनेजमेंट, तो प्रोडक्ट लेवल में आ गया। परचेजिंग, आप मेटल ऑर्डर करवा रहे हो तो बैच लेवल। क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी इंस्पेक्शन, जो भी पार्ट है वो बैच लेवल वाले पार्ट में। इक्विपमेंट सेटअप का पार्ट यानी मशीन सेटअप, बैच लेवल, तो यूनिट लेवल में नहीं आएगा, कोई आपको बताया था तो गलत है। ट्रेनिंग एम्प्लॉय, फैसिलिटी लेवल वाले पार्ट में आएगा, एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करना, क्योंकि आप देख सकते हो कि इसकी जो कॉस्ट है उसको आप किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यूनिट या बैच में अलोकेट नहीं कर सकते हो, कॉमन होती है। तो जनरली हम क्या बोलेंगे, उसको किसी न किसी बेसिस पे अलोकेट करेंगे, लेकिन फैसिलिटी का पार्ट में आ जाएगा। असेंबली डिपार्टमेंट, हाँ ये, अब सोचिए कि असेंबली डिपार्टमेंट यूनिट लेवल में कैसे जा रहा है। एक आप मोबाइल मैन्युफैक्चर करते हो तो मोबाइल के अंदर बहुत सारे पार्ट आते हैं, मोबाइल के अंदर प्रोसेसर आता है, कैमरा आता है, ठीक है, और उसकी जो भी, यार देखिए अब मेरे को इतना अंदर का स्पेसिफिकेशन नहीं पता, जो भी उसका क्या होता है, फ्रेम आता है, वो सारा पार्ट क्या होता है, एक साथ असेंबल होता है। जब वो एक साथ असेंबल होता है तो एक मोबाइल क्रिएट हुआ, एक यूनिट। तो असेंबली आपको हर यूनिट के लिए करनी पड़ती है। मान के चलिए कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर तो मेरे को पार्ट्स बहुत सारे पता है क्या क्या होते हैं। जब भी एक कंप्यूटर बनता है तो उसके अंदर क्या होगा, सीपीयू होगा, कीबोर्ड होगा, माउस होगा, मॉनिटर होगा। आपने उसको असेंबल किया तो एक कंप्यूटर निकल के आया, तो एक पर्टिकुलर यूनिट निकल के आई। ये नहीं कि 5000 का लॉट निकल के आया, आपकी एक ही तो यूनिट बनी। तो असेंबली आपको हर यूनिट के लिए करनी पड़ती है, इसलिए असेंबली डिपार्टमेंट का जो पार्ट है वो यूनिट लेवल में आएगा। ये जो रिसीविंग डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है, जैसे मेटल ऑर्डर करते हैं तो परचेजिंग डिपार्टमेंट ऑर्डर करता है, वैसे ही मान के चलो कि जो मेटल रिसीव कर रहा है उसके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट आ गया, रिसीविंग डिपार्टमेंट। तो वो क्या करेगा, बैच में जितना भी मेटल मंगाया है वही रिसीव करेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, बैच में प्रोड्यूस करना है। तो उसके लिए आप नंबर ऑफ़ ऑर्डर भी क्या करते हो, बैच के हिसाब से ही करते हो कि हमें कितने ऑर्डर मंगाने हैं। जैसे आपको पता है कि आप 10 लाख यूनिट बनाते हो और आप हर बैच में क्या करते हो, 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो। टोटल मिला के आप 10 लाख यूनिट बनाते हो और हर बैच में आप क्या करते हो, 2 लाख यूनिट। तो नंबर ऑफ बैचेस कितना हो गए, 5। अब आपको पता है कि एक यूनिट के लिए कितना केजी मेटल लगता है, 2 kg। तो 2 लाख के लिए कितना लगेगा, 4 लाख। 2 लाख इंटू 2, तो आपको पता है कि 4 लाख kg आपको एक बैच में मंगाना पड़ेगा। और ऐसे करके 5 बैच में कितना लग जाएगा, 20 लाख kg, क्योंकि एक यूनिट के लिए 2 kg। तो 10 लाख यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 20 लाख। और आप बैच के हिसाब से बोल रहे हो तो हर बैच में आप 2 लाख यूनिट प्रोड्यूस करते हो, तो उसके लिए मेटल कितना मंगाओगे आप, 4 लाख kg मंगाओगे। इस तरीके से आप सोचिए। अब देखिए ऑब्जेक्टिव तो मैंने आपको बता दिए थे, मैंने थोड़ा सा हिंट क्यों दिया, क्योंकि आप ये नहीं बोले कि सर टाइप ऑफ एक्टिविटी में इतना ज़्यादा पार्ट हमें समझ में नहीं आया, तभी मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए आपको बोल रहा है स्टेजेस इन डेवलपिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम। अब मुझे क्या लग रहा है कि थोड़ा सा मुझे इलस्ट्रेशन का पार्ट साथ साथ आपको बता देना इसके साथ, जिससे आपको स्टेप ढंग से समझ में आ जाए, ठीक है। देखिए इसमें बोल रहा है रिसोर्सेज रिप्रेजेंट द एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसोर्सेज का मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के क्या एक्सपेंडिचर होंगे। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें रिसोर्सेज चाहिए, यानी हमें क्या चाहिए, मनी चाहिए। रिसोर्स नॉर्मल ये हो गया बिजनेस के लिए कि हमें मनी चाहिए, जिससे हम क्या कर सकें, वो नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकें जो कि बिजनेस में होगी।
उसके थ्रू ही जनरली हम क्या कर पाएंगे, ये पता चल कर पाएंगे कि प्रोडक्ट की जनरली कॉस्ट क्या निकल के आ रही है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। दीज आर द सेम कॉस्ट दैट आर रिप्रेजेंटेड इन ए ट्रेडिशनल अकाउंटिंग। ABC लिंक्स दीज कॉस्ट टू प्रोडक्ट, कस्टमर और सर्विसेज। तो देखिए जो आपने सेम कॉस्ट यूज़ करी, जैसे देखो मैं आपको बोलता हूँ डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वो क्यों नहीं आते, क्योंकि वो जनरली प्रोडक्ट से डायरेक्टली अलोकेट होते हैं, वो किसी पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड डायरेक्टली होते हैं, ऐसे बोला जाता है ना। तो आपको पता है कि जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में 20 रुपीज़ पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल की, और हमें पता है कि 3 प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, A, B और C, ये प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपको पता है कि 20 रुपीज़ पर यूनिट, और A की मान के चलो 10,000 यूनिट प्रोड्यूस हुई है, तो आप क्या करोगे, 10,000 इंटू 20 कर दोगे। लेबर की भी दे रखी होगी, लेकिन ओवरहेड का पार्ट आपको नहीं दे रखा होगा, तो ओवरहेड की आपको रेट निकालनी पड़ेगी। अब एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम होता है जिसमें आपको क्या करना पड़ता है, टोटल ओवरहेड अपॉन कोई भी बेस। कोई भी बेस क्या हो सकता है, जैसे कोई डायरेक्ट लेबर ओवर हो सकता है, कोई मशीनरी का पार्ट हो सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल जो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग होता है उसमें जनरली क्या होता है, जो भी टोटल ओवरहेड है उसको एक साथ ले लिया जाता है, और उसके बाद नीचे क्या कर दिया जाता है, मशीन ओवर्स या डायरेक्ट लेबर ओवर या प्राइम कॉस्ट। क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि इस बेसिस पे जनरली होगा। मेरे हिसाब से आपने अपनी B.Com में या M.Com में जनरली यही पढ़ा, आपने ABC नहीं पढ़ी जनरली, उसमें आपने एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं पढ़ा। ठीक है, आप क्या करते हो, एक कॉमन फैक्टर लेते हो, यानी कॉमन फैक्टर कौन सा ले लिया, लेबर और ले लिया, मशीन और ले लिया, उसके बेसिस पे क्या करते हो, जो भी आपने कॉमन बेस ले लिया जैसे ही डिवाइड किया तो ओवरहेड की रिकवरी रेट निकल के आ गई। क्या निकल के आ गई, एक रेट निकल के आ गई जिसे हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन का पार्ट निकल के आ गया है, एब्जॉर्ब्ड रेट निकल के आ गई, या ओवरहेड रिकवरी रेट निकल के आ गई, जिसको आप क्या कर सकते हो, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे अप्लाई कर सकते हो। क्योंकि मान के चलिए कि अगर आपकी निकल के आ गई 30 रुपीज़ पर लेबर आवर, 30 रुपीज़ पर लेबर आवर, और आपको पता है कि ये जो एक की 10,000 यूनिट बनने के लिए हम बोल सकते हैं कि एक यूनिट बनने के लिए 2 आवर्स लगते हैं, तो 10,000 यूनिट के लिए कितने लगेंगे, 20,000 आवर्स लगेंगे। अब आपको मैंने बता दिया 30 रुपीज़ पर लेबर आवर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 30 इंटू 20,000 करना पड़ेगा, ना कि 10,000, क्योंकि 10,000 तो यूनिट्स है, एक यूनिट बनने के लिए 2 लेबर आवर्स, तो 10,000 के लिए कितने लगेंगे, 20,000 लेबर आवर्स लगेंगे। 20,000 इंटू 30 करोगे तो उस बेसिस पे आपके यानी क्या निकल के आएगी, ओवरहेड की कॉस्ट निकल के आ जाएगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए या उस पर्टिकुलर जॉब के लिए। ऐसे करते हैं तो वो कॉमन होती है। लेकिन एक्टिविटी में क्या होता है, अभी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बता दूंगा। पिछली वीडियो में मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू बताया था, पर पहले आपने ये पढ़ लिया। उस पर्टिकुलर जो भी रिसोर्सेज है उसको आप क्या कर सकते हो, उसकी जो भी कॉस्ट है उसको आप किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट, कस्टमर या सर्विस से लिंक कर सकते हो। ये जनरली क्या होते हैं, कॉस्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको टर्म्स बताई थी, कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या बोल दिया, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज़। अब आपको बताया कि नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ कौन सी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि एक परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज रिक्विजिशन का पार्ट देखता है, स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करता है, तो उस केस में क्या करता है, वो परचेज रिक्विजिशन सामने वाले से मांगता है, कौन, परचेज डिपार्टमेंट। फिर क्या करता है, वो परचेज का ऑर्डर, टेंडर इनवाइट करता है, परचेज का ऑर्डर करता है। उसके बाद जैसे ही गुड्स आता है तो उसको इंस्पेक्शन करता है, इंस्पेक्ट करता है, और उसमें से अगर कुछ अच्छा नहीं होता तो उसको लौटाने के बाद बाकी जो भी बचा हुआ है उसको स्टोर कर देता है। तो इस तरीके से बहुत सारे काम आते हैं। प्रोक्योरमेंट की बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, मैंने आपको बताया था, तो वो सारा पार्ट आपको बताया। प्रोडक्शन से रिलेटेड क्या बताया, मशीनरी सेटअप का पार्ट आता है, असेंबली का पार्ट आता है। इस तरीके से बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, तो वो आप आइडेंटिफाई करो। तो एक्टिविटी का मतलब क्या है, एक टास्क या एक वर्क जो कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है। ABC अकाउंट फॉर द कॉस्ट बेस्ड ऑन व्हाट एक्टिविटी कॉज देम टू अकर। क्या बोल रहा है कि कॉस्ट किसके बेसिस पे है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ अकर होगी उसके बेसिस पे कॉस्ट निकल के आ रही है। By determining the actual activities that occur in various departments, it is then possible to more accurately relate these costs to customer, product and services. तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि पहले आप एक्चुअल एक्टिविटी डिटरमिन करो, जिसके थ्रू पता चल जाता है कि हर एक्टिविटी पे क्या कॉस्ट निकल के आ रही है, या अलग अलग डिपार्टमेंट की क्या कॉस्ट निकल के आ रही है, जो किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे यानी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो सकती है। ऑब्जेक्ट क्या है, या तो वो प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, या एक क्लाइंट को हम क्या सर्विसेज दे रहे हैं तो उससे रिलेटेड हमें कॉस्ट देखनी है, क्योंकि हमें पता करना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। हमें पता चले कि हमने बजटेड ओवरहेड जो क्रिएट करे उसके बेसिस पे जो डिवाइड बाय एक्टिविटीज़ का पार्ट कर दिया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का, और जो उनकी रेट निकल के आई। अब हमने किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे उसको अप्लाई करा तो पता चला कि कॉस्ट ज़्यादा आ रही है और जो सेलिंग प्राइस है वो कम आ रही है, तो हमारा लॉस ही होगा। तो यहाँ पर हमें वो मैनेज करना पड़ेगा। अब देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ, एक मिनट। देखिए जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, तो पिछली वीडियो का एग्जांपल दे रखा है ये। मैं आपको नया एग्जांपल भी आज बताऊंगा, लेकिन ये पिछली वीडियो में क्या बोल रहा है कि ये 25,000 ए की प्रोड्यूस होती है, बी की 15, सी की 5,000 थी, ये दे रखी थी आपको।
ये देखिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट और डायरेक्ट लेबर दे रखी है आपको। तो ये 40 रुपीज़ पर यूनिट, ये 15 रुपीज़ पर यूनिट, ये 30 रुपीज़ पर यूनिट। तो ये तो डायरेक्टली दे रखी है ना, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इनटू कर सकते हो। लेकिन हमें किसको हम बोल सकते हैं, अपोर्शन रीअपोर्शन करना पड़ता है, ओवरहेड को अपोर्शन रीअपोर्शन करना पड़ता है। अगर आप कन्वेंशनल सिस्टम देखोगे तो मैंने क्या बताया, एक कॉमन बेस होगा और टोटल ओवरहेड ऊपर होगा। लेकिन अगर आप एक्टिविटी का पार्ट देखते हो तो हम एक्टिविटी के अलग अलग ओवरहेड देखेंगे। जैसे मशीनरी सेटअप का अलग ओवरहेड, असेंबली का अलग। जैसे मान कर चलो मटेरियल को हैंडल कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्या ओवरहेड लगता है, तो उसका अलग पार्ट देखोगे। पैकेजिंग का अलग पार्ट लगता है तो पैकेजिंग का अलग देखोगे, ऐसे। ठीक है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि कॉस्ट ड्राइवर के वॉल्यूम आपको दे रखे थे, आप देख सकते हो कि इन सब का टोटल मिला के 250 आ रहा है। ये 6000 आ रहा है मशीन आवर्स, ये डायरेक्ट लेबर। तो ये आपके क्या है, नंबर ऑफ सेटअप, मशीन आवर्स, डायरेक्ट लेबर आवर, ये दे रखे हैं। तो ये जनरली आपके कॉस्ट ड्राइवर के पार्ट है। आप बोलोगे सर एक्टिविटी कौन सी है, तो आप देख सकते हो ये जो 4 आपको दे रखे हैं कॉस्ट ड्राइवर है, तो इससे रिलेटेड नीचे आपको एक्टिविटीज़ दे रखी थी। अब मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, ये सेटअप का पार्ट था, ये आपके मशीन आवर से रिलेटेड। देखो नंबर ऑफ सेटअप यहाँ पे आ रहे थे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो है आपकी एक्टिविटी है, ये भी आपकी एक्टिविटी है। ऊपर जो देखोगे वो क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो सेटअप एक एक्टिविटी हो गई और नंबर ऑफ मशीन सेटअप एक एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर हो गया। मशीनिंग एक एक्टिविटी हो गई, लेकिन जो मशीन आवर्स हैं वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर हो गया। असेंबली एक एक्टिविटी हो गई और असेंबली से रिलेटेड क्या दे रखे हैं, आवर्स, डायरेक्ट लेबर और दे रखे हैं, क्योंकि लेबर उस पर काम करता है, गुड्स को क्या करता है, असेंबल करता है, इसलिए डायरेक्ट लेबर और क्या हो गया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। इंस्पेक्शन एक एक्टिविटी हो गई और जो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन दे रखे हैं ये क्या हो गए, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का पार्ट हो गया। टोटल देख लीजिए 250, 6000, 45, 100। तो यहाँ पे आपको जो ये ओवरहेड दे रखा है 150, 750, 9 और ये देखिए 450, टोटल मिला के 1350। अगर मैं कन्वेंशनल सिस्टम बोलता तो मैं क्या बोलता, 13,50,000 और डिवाइड बाय, अगर डायरेक्ट लेबर वाला बोलता तो वो, अगर मशीन और बोलता तो वो, अगर आपको इंस्पेक्शन से रिलेटेड बोलता तो जो भी नंबर ऑफ इंस्पेक्शन है उसके बेसिस पे, यानी 100 है उसके बेसिस में डिवाइड कर देता। तो मैं एक कॉमन ले लेता। तो ज़्यादातर हम क्या लेते हैं, लेबर और लेते हैं, मशीन और लेते हैं, प्राइम कॉस्ट लेते हैं, नीचे डिवाइड करते हैं। आपने सुना होगा डायरेक्ट वेजेस डिवाइड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड। हम ओवरहेड की रिकवरी रेट निकाल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं एक्टिविटी में, देखिए 1,50,000 दिख रहा है, डिवाइड बाई 250। तो हम क्या कर रहे हैं, हर एक्टिविटी की क्या निकाल रहे हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाल रहे हैं। तो हम डिवाइड क्या कर रहे हैं, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर डिवाइड कर रहे हैं। जैसे ही वो डिवाइड करेंगे तो पर सेटअप की कॉस्ट निकल के आएगी 600 रुपीज़ पर सेटअप। तो इसे हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। रेट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर की पर सेटअप की क्या कॉस्ट है, पर मशीन और की क्या कॉस्ट है, यहाँ से देख सकते हैं। इसी तरीके से असेंबली के 360 थे और ऊपर देखिए असेंबली कितनी दे रखी है आपको, टोटल 45,000 लेबर और दे रखे हैं। तो आपकी पर लेबर और की कॉस्ट निकल के आ जाएगी असेंबली की, देखिए 3,60,000 अपॉन 40/8। अब देखिए आपको असेंबली ओवरहेड जो दे रखे थे, एक मिनट, इंस्पेक्शन के जो दे रखे थे वो 90 दे रखे थे। तो देखिए 90 अपॉन 100, तो 900 रुपीज़ पर इंस्पेक्शन आपका आ गया। इस तरीके से निकल के आया। तो आप क्या करोगे, ऊपर देखिए आपको पता है कि इंडिविजुअल ए प्रोडक्ट पे कितने लग रहे हैं, बी पे कितने लग रहे हैं और सी पे कितने लग रहे हैं, और आपने रेट निकाल दी कॉमन से डिवाइड करके, ये कर लिया। तो आपको पता है कि टोटल से आपने डिवाइड करके हर एक्टिविटी का अलग अलग निकाल दिया। अब 125 इंटू क्या करोगे, जो आपने रेट निकाल दी मशीन सेटअप की, रेट कितनी निकली थी 600। इसी तरीके से बी का निकलेगा, इसी तरीके से सी का निकलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने क्या करा, डायरेक्ट मेटल और डायरेक्ट लेबर का तो यूनिट के बेसिस पे कर दिया। आपको पता है कि ए की 25,000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही थी और इसके समथिंग 40 रुपीज़ डायरेक्ट मेटल कॉस्ट थी और इसकी शायद समथिंग 16 या जो भी रुपीज़ थी वो कॉस्ट थी। तो आप देख सकते हो 600 इंटू पर सेटअप, तो 600 इंटू 125 करेंगे, 600 इंटू जो भी आपको दे रखा है 75 समथिंग दे रखा है, और यहाँ पे 600 इंटू 50 दे रखा है। इस तरीके से आप देखोगे तो यहाँ नंबर ऑफ सेटअप आपको अलग अलग दे रखे हैं और आपने क्या कर दिया, डिवाइड बाय 250 करके 600 रुपीज़ पर सेटअप निकाल दी, मतलब रेट ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर निकाल दी। अब आप देख सकते हैं कि ये अलग अलग पार्ट है, ये टोटल ओवरहेड आएगा और आपको पता है कि डायरेक्ट मेटेरियल और डायरेक्ट लेबर तो आपका प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड जुड़ के टोटल कॉस्ट आ जाएगी। नंबर ऑफ यूनिट देखो आपको ऊपर क्वेश्चन में दे रखी है 25,000, 15 और 5। जैसे डिवाइड करेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट निकल के आ जाएगी। ठीक है, ये मैंने बताया था। अब मैंने क्यों बताया वापस से, थोड़ा सा आपको क्या है हिंट पता चल जाए कि पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड या स्टेप से रिलेटेड क्या पार्ट आते हैं। अब यहाँ पे भी आप देखोगे इलस्ट्रेशन 4 में तो क्या बोल रहा है, इंडियाना कंपनी प्रोड्यूसेस ओनली 2 प्रोडक्ट, ए मेजर कंप्यूटर पार्ट एंड सेल फोन। अब आपको पता है कि ये बनाने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि आपके पास क्या रिसोर्सेज है, क्या मनी है,
जिसको आप क्या करोगे, यूज़ करोगे। तो आपने रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करे, फिर आपने एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करी कि क्या क्या एक्टिविटीज़ होगी। प्रोडक्शन का सेटअप होगा, मेटेरियल हैंडलिंग होगी, पैकेजिंग एंड शिपिंग का पार्ट होगा। ये 3 एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी और उससे रिलेटेड सोचा कि बजटेड ओवरहेड ये लगेंगे और ये लगेंगे। टोटल मिला के कितने लगेंगे, 270 लगेंगे। अब देखिए एक पुराना सिस्टम देखना, ये बोल रहा है द कंपनी यूजेज ए नॉर्मल कॉस्ट सिस्टम एंड ओवरहेड कॉस्ट आर करंटली अलोकेटेड यूजिंग ए प्लांट वाइड ओवरहेड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर ओवर। तो ये बोल रहा है कि जो ओवरहेड रेट है, मतलब जो रिकवरी रेट या एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड है, वो किसके बेसिस पे हो रहा है, डायरेक्ट लेबर ओवर के बेसिस पे। तो कॉमन क्या है नीचे, डायरेक्ट लेबर ओवर। यहाँ पे हम कोई भी एक्टिविटी नहीं देख रहे, लेकिन एक कॉस्ट कंसल्टेंट आया बाहर से, उसने रिकमेंड किया कि यार आप एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग लगाओ ओवरहेड को चार्ज करने के लिए। आप ये डायरेक्ट लेबर और मत करो, आप ये करो, ठीक है। तो कंपनी एक्सपेक्ट टू प्रोड्यूस 4000 कंप्यूटर पार्ट एंड 2000 सेल फोन इन 2013। तो ये बजट एक तरीके से कंपनी सोच रही है। ईच कंप्यूटर पार्ट रिक्वायर 2 डायरेक्ट लेबर और टू प्रोड्यूस एंड ईच सेल फोन रिक्वायर 0.5 और 1/2 आवर टू प्रोड्यूस। आधा घंटा, जनरली इसमें कितना लगता है, 2 घंटे। तो आपको पता है कि 4000 इंटू 2 घंटे, 2 घंटे तो कितने हो गए, 8000 डायरेक्ट लेबर और हो गए। और 2000 इंटू 0.5 करोगे तो कितने हो जाएंगे, 1000 आवर्स हो जाएंगे। टोटल मिला के डायरेक्ट लेबर और कितने लग रहे हैं, इसके तो 8000 और सेल फोन के 1000, टोटल मिला के हो गए 9000। तो ये कॉमन कॉस्ट हो गई एक तरीके से, कॉमन कॉस्ट नहीं, कॉमन बेस हो गया, जो कि नीचे आएगा और ऊपर क्या आएगी, टोटल ओवरहेड आएगी। तो ये हो गई कन्वेंशनल सिस्टम। जबकि हमें क्या करना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग करना है। जब एक्टिविटी करनी है तो हमें अलग अलग एक्टिविटी पता होनी चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, पहले आपको नॉर्मल कॉस्ट निकाल के बता देता हूँ कि नॉर्मल ओवरहेड की कॉस्ट क्या आती है, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी पार्ट बताना है इसमें, क्योंकि मेरे को तो बस आपको क्या करना है, एक तरीके से हल्का सा पॉइंट समझाना है। अब आप देखिए जनरली यहाँ पे आप देख रहे हो रिक्वायर्ड का पार्ट दे रखा है, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यानी कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है यूजिंग ए प्लांट वाइड रेट बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर और ये बोल रखा है। और एक में बोल रखा है एक्टिविटी कॉस्ट रेट निकालिए, सेटअप की, मेटल हैंडलिंग की और पैकेजिंग एंड शिपिंग की। और उसके बेसिस पे आप क्या कीजिए, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के बेसिस पे कॉस्ट निकाल के बताइए 2 प्रोडक्ट की। तो देखिए अगर आपने पहला पार्ट देखा होगा, ये कन्वेंशनल है, मतलब ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम का पार्ट है। तो इसमें जनरली आप क्या करोगे, देखिए अगर आपको डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दे रखी है तो कॉस्ट पर यूनिट तो आपको दे रखी है, तो इनको कभी भी आपको बांटने की ज़रूरत नहीं होती। आपको किसको अलोकेट करना पड़ता है, ओवरहेड को। जब आप कन्वेंशनल सिस्टम देखते हो तो आप अलग अलग एक्टिविटी का पार्ट नहीं देखते हो, यानी जब आप ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल सिस्टम देखते हो आप अलग अलग एक्टिविटी नहीं देखते हो, आप टोटल फैक्ट्री ओवरहेड देखते हो। और क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है कि अगर वो डायरेक्ट लेबर और बेसिस है कन्वेंशनल सिस्टम में, पुराने सिस्टम में, तो आप वो डिवाइड करो। अब डायरेक्ट लेबर और कैसे निकल के आएंगे, तो आपको बोल रखा है ना कि 2 डायरेक्ट लेबर और टू प्रोड्यूस किसको, कंप्यूटर पार्ट को। उसी तरीके से सेल फोन को प्रोड्यूस करने में कितने लगते हैं, तो आपको पता है कि 0.5 आवर्स लग जाते हैं। आप ये देखिए कि देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर कितनी दे रखी है आपको, 16 रुपीज़ दे रखी है। तो यहाँ पे नीचे कैलकुलेट करके बता रखा है, देखिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दे रखी है आपको 16 रुपीज़ पर यूनिट। नंबर ऑफ डायरेक्ट लेबर और कितने थे, 2 आवर्स पर यूनिट, और यहाँ पे कितने थे, 0.50 पर यूनिट ये दे रखा है। तो आप 16/2 जैसे ही करोगे तो क्या निकल के आएगी, लेबर कॉस्ट पर आवर निकल के आ जाएगी 8 रुपीज़ पर आवर, और यहाँ पे भी 4/0.5 करोगे तो 8 रुपीज़ पर आवर निकल के आ जाएगी। लेकिन देखिए जनरली आपके ये काम में नहीं आएगा, ये मैंने देखा अभी। तो क्योंकि आपको पता है कि अगर मैं आपको बोलता हूँ कि 270 का आपका ओवरहेड दे रखा है, ऊपर हमने पढ़ा 9000 आपके डायरेक्ट लेबर ओवर जो हमने निकाले कि कंप्यूटर पार्ट के लिए 8000 आवर्स थे और इसके लिए 1000 थे। ये आपको पता है कैसे, जनरली आपको पता है कि 4000 यूनिट इसकी हो रही है और हर यूनिट पे 2 डायरेक्ट लेबर और लग रहे हैं, तो 4000 इंटू 2 8000 आपको दे रखा है। वैसे आपको बता रखा था समथिंग उसकी 2000 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है सेल फोन की, और 2000 इंटू 0.5 करोगे तो क्या निकल के आएगा, 1000 निकल के आएगा। 9000 जैसे ही डिवाइड करोगे तो ये देखो क्या आएगा, 30 रुपीज़ पर लेबर और आ गया। तो ये बोल रहा है कि जो डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर होता है वो तो पर यूनिट के बेसिस पे दे रखा है, लेकिन जो ओवरहेड है किसी कॉमन बेस के बेसिस पे होगा, जो कि डायरेक्ट लेबर और है, उसके बेसिस पे आपने बोला 30 रुपीज़ पर लेबर और। अब आप ये बताइए कि जो लेबर और है वो यूनिट पे कितने लग रहे हैं, मतलब कंप्यूटर पार्ट पे और सेल फोन पे। तो आपको पता है कि 2 लेबर और लग रहे हैं पर यूनिट के लिए। कितने लग रहे हैं, 2 लेबर और लग रहे हैं पर यूनिट के लिए, और आपकी 30 रुपीज़ पर लेबर और है। तो आपको पता है कि एक कंप्यूटर पार्ट बनने के लिए आपके 60 रुपीज़ के ओवरहेड लगेंगे। कैसे, 30 इंटू 2, 30 इंटू 2, 30 रुपीज़ पर लेबर और, ये बता दिया मैंने। और यहाँ पे क्या बताया, 2 लेबर और पर यूनिट। तो इस केस में क्या बोलूँगा, एक यूनिट बनने के लिए ओवरहेड की कितनी रेट लगेगी, 60 रुपीज़ लगेगी। और सेल फोन की बताइए 30 इंटू 0.5, क्योंकि बोल रहा है 0.5 आधा घंटा पर यूनिट।
तो उस केसेस में हम क्या बोलेंगे, 30 रुपीज़ पर लेबर और 1 घंटे के 30 रुपये, तो आधे घंटे के कितने होंगे, हाफ आवर के 15 रुपीज़ होंगे, 30 इंटू 0.5। तो आप देख सकते हैं नीचे यही पार्ट पर्टिकुलर कवर कर रखा है। तो पहले आपका यही बता रखा है कि ओवरहेड रेट कैसे निकलेगी, तो टोटल बजटेड डायरेक्ट लेबर और दे रखे हैं जो कि वो 4000 इंटू 2 और 2000 इंटू 0.5, 9000 आवर्स दे रखे हैं, 270 टोटल अपॉन 9000। तो एक्टिविटी नहीं दे रखी, एक्टिविटी नहीं दे रखी, 30 रुपीज़ आ गया। आप देखिए 30 रुपीज़ मेटेरियल पर यूनिट पहले से ही दे रखी है, ये वाला नहीं है, क्वेश्चन में पहले से ही दे रखा है, ऊपर देख लेना 16 रुपीज़, या पीछे रिवाइंड करके देख लेना आपको पता चल जाएगा। और 16 रुपीज़ दे रखा है, ये दोनों पहले से ही दे रखे हैं, ये हमने निकाली, ये रही। और आपको बताया कि 30 इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 आवर्स यहाँ पे यूज़ होते हैं और यहाँ पे हाफ एन आवर यूज़ होता है, तो 30 इंटू हाफ एन आवर करोगे तो कितना आएगा, 15 रुपीज़ आएगा। टोटल देख लीजिए क्या आ गया, कॉस्ट पर यूनिट 106 और 36 आ गई। लेकिन यही अगर आप एक्टिविटी के बेसिस पे करोगे तो आपको ये देखना पड़ेगा एक्टिविटी के बेसिस पे कि हमने जो आपको पढ़ाया उसमें जनरली आपको मेटेरियल हैंडलिंग एक्टिविटी दे रखी है, प्रोडक्शन सेटअप दे रखी है, पैकेजिंग एंड शिपिंग दे रखी है, ये टोटल दे रखा है। लेकिन आप क्या कीजिए, सबसे पहले एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालिए। तो उसके लिए आपको एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर पता होना चाहिए। तो ये सेटअप एक एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड नंबर ऑफ सेटअप एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है। हैंडलिंग एक एक्टिविटी है मेटेरियल, उससे रिलेटेड 5000 लैब्स क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। ये क्या है, एक्टिविटी है, और उससे रिलेटेड 6000 बॉक्सेस क्या है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है। जैसे ही आप डिवाइड करोगे 80,000 अपॉन 20, 70,000 अपॉन 5,000 और 120 अपॉन 6,000, तो आपकी क्या निकल के आएगी, रेट निकल के आ जाएगी हर इंडिविजुअल एक्टिविटी से रिलेटेड। अब आपको पता है कि जनरली ये बोल रहा है कि जो 20 सेटअप हैं उसमें से 5 तो कंप्यूटर पार्ट पे लगते हैं और सेल फोन में अराउंड 15 सेटअप लगते हैं, यानी बार बार मशीन को सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये बोल रहा है 2013 के दौरान 5 बार इसको सेटअप करना पड़ा और 15 टाइम्स सेल फोन को सेटअप करना पड़ा, यानी बार बार जब भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उसके लिए। मेटल हैंडलिंग में बोल दिया 1000 लैब्स इसका और 4000 इसका। पैकेजिंग एंड शिपिंग में बोल दिया 6000 में से 4000 इसका और 2000 इसका। तो आपने जैसे ही डिवाइड किया तो नीचे आपको देखो क्या दे रखा होगा, एक्टिविटी कॉस्ट रेट निकाल के दे रखा होगा। किसके लिए, सेटअप के लिए अलग, मेटल हैंडलिंग के लिए अलग और पैकेजिंग एंड शिपिंग के लिए अलग। तो बस क्या कर रखा है, ये आपको दे रखे हैं दोनों, डिवाइड कर दिया तो ये निकल के आ गया ₹5000 पर सेटअप, ₹14 पर लैब्स, और यहाँ पे क्या बोल दिया आपका 20 रुपीज़ पर बॉक्स दे दिया। अब आप देख सकते हैं कि नीचे आपको दोनों की कॉस्ट निकाल के दे देगा। तो आप देख सकते हो नंबर ऑफ आइटम कितने आपके 4000 थे और सेल फोन के कितने 2000, ये तो आपको पता ही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी थी आपकी 30 रुपीज़ थी पर यूनिट और यहाँ पे आपकी 16 रुपीज़ पर यूनिट थी, ऐसे था। और ये 17 रुपीज़ थी और ये मेरे को ध्यान आ रहा है ये 4 रुपीज़ थी। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, आ जाएगा आराम से 2000 इंटू 17 और 2000 इंटू 4। तो ये तो नॉर्मल है जो कि अपनी प्राइम कॉस्ट है, लेकिन अब हमें क्या करना है, ओवरहेड को बांटना है। अब यहाँ पे एक्टिविटी आ गई देखिए अलग अलग, जबकि कन्वेंशनल में क्या था आपका 30 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर और आ गया था, जबकि यहाँ पे क्या है आपने प्रोडक्शन सेटअप, मेटल हैंडलिंग, पैकेजिंग अलग अलग एक्टिविटी का पार्ट ले लिया। तो उससे रिलेटेड देखिए 20,000 कैसे निकला, 4,000 आइटम है और हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सेटअप कितने हैं, 5 सेटअप होते हैं, यही तो आपका। तो आप देख लीजिए, गलती से मैंने 4000 बोल दिया, ये वाला 4000 रुपीज़ पर सेटअप है और नंबर ऑफ सेटअप कितने होते हैं आपके, ये रहे, कहाँ गए, 5 दिखिए, 5 देखिए कहाँ पे है, क्या क्वेश्चन में, ये रहे देखिए, ये रहा पार्ट 4000 इंटू 5। वैसे आप देख सकते हो कि 4000 इंटू 15, क्योंकि आपको बताया कि 4000 रुपीज़ पर सेटअप है और कंप्यूटर पार्ट के सेटअप कितने लग रहे हैं 5 और इसके कितने लग रहे हैं 15 लग रहे हैं। तो 4000 इंटू 5 और 4000 इंटू 15, देखिए यूनिट नहीं है रखना, वो 4000 रुपीज़ पर सेटअप है। मेटल हैंडलिंग में देखिए 1000 लैब्स है और 4000 लैब्स है। आपने जो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकाली थी इसकी, तो वो क्या निकाली थी, ये रही देखो 14 रुपीज़ पर लैब्स, और आपको पता है कि 14 इंटू 1000 14,000 होंगे और बाकी जो 4000 के हिसाब से 14 रुपीज़ इंटू 4000 लैब्स करोगे तो 56,000 आ जाएगा। ऐसे ही पैकेजिंग एंड शिपिंग का आ जाएगा 20 रुपीज़ पर बॉक्स के हिसाब से, ऊपर देख लेना, यहाँ पे अराउंड 4000 बॉक्स थे और यहाँ पे आपके 2000 बॉक्स थे। तो 20 इंटू 4000 करोगे तो 80 आएगा और 20 इंटू 2000 करोगे तो 40 आएगा। अब आप देख सकते हैं कि टोटल कॉस्ट आपकी निकल के आ गई, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, प्राइम कॉस्ट, और उसमें हमने क्या कर दिया, प्रोडक्शन ओवरहेड जोड़ दिया। तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आई, डिवाइड बाई जैसे यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो क्या निकल के आएगा 74.50 रुपीज़ और यहाँ क्या निकल के आएगा 99 रुपीज़ निकल के आएगा। तो हर एक्टिविटी के बेसिस पे पहले देखिए कितनी रेट आ रही थी, ये और ये। अब देखिए यहाँ पे कितनी आ रही है कॉस्ट पर यूनिट,
74.50 और 99, कितना चेंजेस हो गया। तो जनरली बोल रहा है कि कॉस्ट पर यूनिट क्या हो सकती है आपकी, चेंजेस हो सकती है। अगर आप सोचोगे पुरानी सिस्टम में यानी ट्रेडिशनल वाले में तो उसमें अलग आएगी और एक्टिविटी बेस्ड पे अलग आएगी। इस तरीके से आपको दे दिया। तो यहाँ पे क्या बोल रखा था, इस स्टेप में यही बोल रखा था कि सबसे पहले रिसोर्सेज आइडेंटिफाई करो, फिर एक्टिविटी आइडेंटिफाई करो, उसके बाद क्या करो, कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। कि हम बोल सकते हैं कि जो हमें कॉस्ट देखनी है वो किसके हिसाब से देखनी है, पर प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग देखनी है, हमें पर यूनिट के हिसाब से देखनी है, कॉस्ट जॉब के अकॉर्डिंग देखनी है, कस्टमर के अकॉर्डिंग देखनी है, वो सारा आपको खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, ABC प्रोवाइड्स प्रॉफिटेबिलिटी बाय वन और मोर कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट प्रॉफिटेबिलिटी इज यूटिलाइज टू आइडेंटिफाई मनी लूजिंग कस्टमर्स टू वैलिडेट सेपरेट डिविजन्स और बिजनेस यूनिट। देखिए मनी लूजिंग कस्टमर मतलब क्या होगा, कस्टमर क्या कर रहा है, अपनी मनी प्रोवाइड कर रहा है हमें, ठीक है। तो हमें ये पता करना है कि जनरली हमने अपनी कॉस्ट ऑब्जेक्ट को पूरा किया, पर्टिकुलर जो भी हमने टारगेट सेट करा था कि कॉस्ट पर प्रोडक्ट या कॉस्ट पर कस्टमर सही आ रही नहीं आ रही, या कॉस्ट पर जॉब है वो सही ढंग से निकल रही है नहीं निकल रही, जिसके बेसिस पे हम मार्जिन जोड़ के आराम से सेल कर पाएँ। तो आपने जो बजटेड सोचा है उसके अकॉर्डिंग आपका पार्ट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि पर्टिकुलर कौन सी वो डिवीजन है, कौन सी बिजनेस यूनिट है। डिफाइनिंग आउटपुट्स टू बी रिव्यूड इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन ए सक्सेसफुल ABC इम्प्लीमेंटेशन एक्शन। आप देख सकते हो यहाँ पे यही बोल रखा है कि आपको आउटपुट को डिफाइन करना पड़ेगा। अब आउटपुट का मतलब क्या हो गया, आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्ट की जनरली आपकी कॉस्ट क्या निकल रही है, तो उससे रिलेटेड आपको ऑब्जेक्ट पता करना है। तो मतलब प्रोडक्ट देखना है कि हमें प्रोडक्ट के हिसाब से देखना है, कस्टमर के हिसाब से देखना है या जॉब के हिसाब से देखना है। तो सबसे पहले आप कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करो। फिर देखिए आपको पता है कि जो आपके ड्राइवर्स आते हैं वो दो आते हैं, एक तो रिसोर्स होता है और एक आपका होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। एक होता है रिसोर्स ड्राइवर और एक होता है एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, या जिसको आप एक्टिविटी ड्राइवर भी बोल सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हम बोलेंगे रिसोर्स कॉस्ट ड्राइवर और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। जनरली जो डिवाइड होता है मतलब बेस बनता है वो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर बनता है। अब देखिए जनरली यही बोल रहा है कि रिसोर्स ड्राइवर प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द एक्सपेंडिचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्टिविटीज़ परफॉर्म विद इन ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखोगे ये बोल रहा है कि जो भी एक्सपेंडिचर ऑर्गेनाइजेशन के और जो एक्टिविटीज़ है उसके बीच में लिंक देता है। अगर आप देखोगे सबसे पहले आपके रिसोर्सेज आते हैं, आपने ये देखा, उसके बाद आप क्या कर रहे हो, एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो, ऐसे करने का काम बोल रहा है ना। पर आप देखना कि लिंक देने का काम कैसे करेगा, क्योंकि आपको पता है कि अगर आप एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई कर रहे हो तो उसके बीच में रिसोर्स ड्राइवर आता है। रिसोर्सेज मतलब जो भी एक्सपेंडिचर हो रहा है और जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है उसके बीच में रिसोर्स ड्राइवर का पार्ट आता है। देखिए एक एग्जांपल के फॉर्म में अगर मैं बोलूँ, रिसोर्सेज का मतलब क्या हो गया कि कोई आपका रिसीविंग डिपार्टमेंट है, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया था कि रिसीविंग डिपार्टमेंट जो भी होता है वो पर्टिकुलर किस एक्टिविटी लेवल पे जाता है। आपको मैंने 4 बताई थी, यूनिट, बैच, प्रोडक्ट, इस टाइप की बताई थी मैंने आपको, और फैसिलिटी। तो उन चारों में से वो किस में जाता है, वैसे तो वो बैच लेवल में जाता है, ठीक है, रिसीविंग डिपार्टमेंट का पार्ट। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रिसीविंग डिपार्टमेंट क्या करेगा, सैलरी तो लेगा ना। तो सैलरी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक खर्चा है, एक्सपेंडिचर है, जो कि रिसोर्सेज के फॉर्म में। अब आपको पता है कि रिसीविंग डिपार्टमेंट बहुत सारे काम करेगा, मटेरियल रिसीव करेगा, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि ट्रक में जितना भी माल है वो निकलवाने का काम करेगा, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाने का काम भी करेगा, रिसिप्ट तैयार करेगा। ऐसे बहुत सारे पार्ट आपको दे रखे हैं। वैसे ही बोल रखा है कि जो भी वेंडर का एरर है, यानी जिसने बेचा है हमें माल, सप्लायर ने, अगर कोई गलती हुई है तो उसको दूर करने का काम भी करेगा। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ आ जाती है, ठीक है। आप मान के चलिए कि एक होटल में वेटर है, तो वेटर को क्या मिलेगी, जो भी वेजेस या बोल सकते हो सैलरी मिलेगी। तो वेटर क्या करता है, बहुत सारे काम करता है। वेटर क्या करता है, ऑर्डर लेता है, उसके बाद क्या करता है, जो भी ऑर्डर है उसको सामने वाले को देता है, फिर और कुछ पूछता है, फिर वापस जाता है। तो इस तरीके से वो नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ करता रहता है, टेबल साफ़ करता है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, तो बोला नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ बहुत सारी होगी। तो उसके बीच में जो रिसोर्सेज ड्राइवर है वो क्या है कि वो कितना टाइम ले रहा है। तो यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि रिसोर्सेज क्या है, रिसीविंग डिपार्टमेंट को सैलरी देनी है। अब वो क्या काम कर रहा है, जनरली बहुत सारी एक्टिविटी काम कर रहा है, लेकिन उस पर वो कितना टाइम ले रहा है, यानी परसेंटेज ऑफ टाइम उसने कितना यूज़ करा है, उसके बेसिस पे ही उसको क्या मिल रही है, सैलरी मिल रही है। कि वो 8 आवर लगाता है, 10 आवर्स लगाता है, एक दिन के कितने लगाता है, तो परसेंटेज ऑफ टाइम उसने कितना कंज्यूम करा है किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए। तो आपको पता है कि जैसे मैंने बोला कि वो मेटेरियल रिसीव कर रहा है, उसके बाद उसको देख रहा है, चेक कर रहा है, फिर रिसिप्ट तैयार कर रहा है, उसमें से कुछ एरर आ रहा है तो लौटा रहा है, यानी कुछ मेटल ख़राब हो गया तो वो लौटा रहा है, सप्लायर से बात कर रहा है। इस तरीके से अलग अलग एक्टिविटी आएगी। तो किसी न किसी में कुछ ना कुछ काम कर रहा है, किसी में 20% काम कर रहा है, किसी में 25% काम कर रहा है, किसी में ज़्यादा एफर्ट लगा रहा है, किसी में कम एफर्ट लगा रहा है। तो रिसोर्स ड्राइवर बता रहा है कि कितना वो टाइम ले रहा है। तो जनरली इसका मतलब यही होता है। अगर आप सोचोगे तो और भी सोच सकते हो, जैसे मैंने आपको बोल दिया कि रेंट, जैसे ऑफिस का रेंट हो गया, तो उस केस में क्या बोलेंगे, स्क्वायर फीट ऑफ फैसिलिटी कंज्यूम बाई ईच एक्टिविटी। हर एक्टिविटी द्वारा कितनी स्क्वायर फीट यूज़ किया गया है।
कि आपको पता है कि ऑफिस का रेंट है, तो ऑफिस का रेंट क्या है, रिसोर्सेज है। और आपको पता है कि उस ऑफिस के रेंट से रिलेटेड जो भी स्क्वायर फीट एरिया है वो यूज़ होगा, उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ होंगी, ऑफिस में बहुत सारे काम होंगे ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेशन के, तो वो सारी एक्टिविटी से रिलेटेड कितना स्क्वायर फीट एरिया यूज़ किया गया है, तो वो रिसोर्स ड्राइवर का काम करेगा, वो मिडिल का काम करेगा। यानी परसेंटेज ऑफ टाइम कितना यूज़ किया गया है, कितना स्क्वायर फीट एरिया यूज़ किया गया है। वैसे ही देखिए इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हो गया, तो वो एक रिसोर्सेज हो गया, या मैं बोल सकता हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी यूजेस क्या हो गया, एक रिसोर्स हो गया। अब कितना यूज़ किया गया है, कितना किलोवाट आवर्स यूज़ किया गया है, वो एक रिसोर्सेज ड्राइवर हो गया। उसके बेसिस पे ही आपको पता चलता है कि एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर क्या होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ मशीन सेटअप क्या होंगे, नंबर ऑफ बॉक्सेस क्या होंगे पैकेजिंग के केस में। ऐसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल बताए। अगर है ना आप मेटल को इंस्पेक्ट कर रहे हो, चेक कर रहे हो, तो नंबर ऑफ क्वालिटी इंस्पेक्शन कितने होंगे या नंबर ऑफ इंस्पेक्शन कितने होंगे, ऐसे नॉर्मल बोल सकते हो। तो यहाँ पे बोल दिया डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ड्राइवर कंप्लीट्स द लास्ट स्टेज ऑफ द मॉडल। ए कॉस्ट ड्राइवर ट्रेसेस और लिंक द कॉस्ट ऑफ परफॉर्मिंग सर्टेन एक्टिविटीज़ टू कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया, टोटल कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी अपॉन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो आपको पता है कि मैंने आपको बताया रिसीविंग डिपार्टमेंट है, उसने कम से कम 5 काम किए, मैंने आपको बताया भी एग्जांपल में। तो रिसीविंग डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी एक्टिविटीज़ का एक कॉस्ट पूल बना दिया जाएगा और नीचे क्या डिवाइड कर दिया जाएगा, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर जो भी है पर्टिकुलर। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था प्रोक्यूरमेंट की कॉस्ट लगती है, तो उसके अंदर क्या होता है, ऑर्डर करते हैं गुड्स का, फिर इंस्पेक्ट करते हैं, अगर वो सही होता है तो उसको स्टोर कर लेते हैं। तो इस तरीके से 3 एक्टिविटी हो गई मान लो, उस 3 एक्टिविटी की जो भी कॉस्ट है वो कॉस्ट पूल का पार्ट बन गई। मतलब जितनी भी नंबर ऑफ एक्टिविटीज़ हैं उनसे रिलेटेड जो कॉस्ट आ रही है वो सारी जुड़ गई, उसे हम क्या बोलते हैं, कॉस्ट पूल। और डिवाइड बाय क्या कर दोगे, नंबर ऑफ प्रोक्योरमेंट, वो डिवाइड कर दोगे। तो जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो रेट निकल के आ जाएगी, पर प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट क्या निकलती है उसे हम क्या बोलेंगे, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट। फिर आप क्या करोगे, उसको असाइन कर दोगे। जैसे हमारे एग्जाम्पल में हमने क्या करा था, हमें पता है कि कंप्यूटर पार्ट्स का पार्ट था और सेल फोन से रिलेटेड पार्ट था। तो हमने क्या करा, सबसे पहले अगर आपको ध्यान हो, ये रहा 80,000 अपॉन 20 करा। अब जो ये 20 था ना नंबर ऑफ सेटअप, उसमें कंप्यूटर पार्ट का अलग था, अराउंड 5 थे, और सेल फोन के कितने थे, 15 थे। अगर आप ये 5,000 देख रहे हो लैब्स, तो उसमें 1,000 किसके थे, कंप्यूटर पार्ट के थे, और 4,000 इसके थे। वैसे अगर आप ये 6,000 बॉक्सेस देख रहे हो, उसमें 4,000 किससे रिलेटेड थे, कंप्यूटर पार्ट, और 2,000 किससे रिलेटेड थे, सेल फोन से रिलेटेड थे। तो अगर आप एक एग्जांपल कवर कर रहे हो और बोल रहे हो कि 4,000 रुपीज़ पर सेटअप आ रहा है, जिसमें 5 सेटअप तो यहाँ यूज़ हो रहे हैं, तो 4,000 इंटू 5, तो इसका मतलब क्या है कि आपका रिसोर्सेज कंज्यूम कितना हुआ यहाँ पे, 5 सेटअप, आपने यहाँ पे 5 सेटअप करे। अगर आप 5,000 लैब्स की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कितना था, 1,000, तो 14 इंटू 1,000, तो कितना रिसोर्सेज कंज्यूम हुआ, 1,000 लैब्स। अगर आप बॉक्सेस की बात कर रहे हो तो कितने रिसोर्सेज कंज्यूम हुए, 4,000 बॉक्सेस कंज्यूम हुए। तो यहाँ पे यही बोल रखा है, देखिए कि वी कैन यूज़ द फॉलोइंग फॉर्मूला फॉर असाइनिंग कॉस्ट टू द कॉस्ट ऑब्जेक्ट। तो हमारा कॉस्ट ऑब्जेक्ट क्या था, कंप्यूटर पार्ट, यानी हमारा एक प्रोडक्ट था, उसकी हमें क्या निकालनी थी, कॉस्ट पर यूनिट निकालनी थी। तो मैंने क्या बताया, कोई भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक प्रोडक्ट हो सकता है, एक जॉब हो सकता है, एक कस्टमर का पार्ट हो सकता है, एक उसकी सर्विसेज से रिलेटेड पार्ट हो सकता है, कुछ भी हो गया, कॉस्ट पर सर्विस, कॉस्ट पर प्रोडक्ट। तो हमें प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालनी थी, किसकी, कंप्यूटर पार्ट की और मोबाइल फ़ोन्स की। तो हमें पता है कि रिसोर्सेज कितना कंज्यूम हुआ, और जैसे हमने इनटू एक्टिविटी करा तो उस पर्टिकुलर एक्टिविटी की कॉस्ट निकल के आ गई। ठीक है, इस तरीके से हमने सबको टोटल कर दिया और हमारी टोटल कॉस्ट निकल के आ गई। तो हमें ये क्या बता रहा है, देखिए अगर आप ये वाली एक्टिविटीज़ नहीं देखते हो, आप दूसरी एक्टिविटीज़ भी देख सकते हो। आप नॉर्मल एक्टिविटीज़ देखोगे या एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था उसके अकॉर्डिंग बता देता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना है, एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करना है। ये भी नहीं कि रिसोर्सेज बोल रखा है, शुरू में क्या बोल रहा है, एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करो। अब आपको पता है कि एक्टिविटीज़ आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या करोगे, फिर देखिए कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करो, ये हो सकता है। एक्टिविटी आइडेंटिफाई करी, कॉस्ट ड्राइवर आइडेंटिफाई करा, फिर आपने कॉस्ट निकाली यानी आपने ओवरहेड निकाला, तो ओवरहेड आइडेंटिफाई करा कि ओवरहेड कितना है, कैलकुलेट किया, ओवरहेड में डिवाइड क्या कर दिया आपने, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर कर दिया, तो क्या निकल के आएगी, रेट निकल के आएगी। इस तरीके से आपको पर्टिकुलर दे सकता है। मैं आपको एक है ना जून 19 में क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, तो स्टेप बता देता हूँ क्या थे। अब देखिए मेरे जो स्टेप है उसमें जनरली क्या है, रिसोर्सेज आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर एक्टिविटी आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर कॉस्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर रहा है, फिर रिसोर्सेज ड्राइवर देख रहा है। उसके बाद हमारी क्या निकल के आ रही है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर का पार्ट निकल के आ रहा है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर की रेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे देखिए स्टेप 5 में डिटरमिन कॉस्ट ड्राइवर्स, जैसे डिटरमिन किया उसके बाद रेट निकल के आ रही है। ठीक, तो आपका छठा स्टेप क्या हो सकता है, ये भी हो सकता है कि आपने कॉस्ट ड्राइवर डिटरमिन किए, उसके बाद रेट डिटरमिन की, फिर उसके बाद आपने क्या करा, उस कॉस्ट को असाइन कर दिया पर्टिकुलर कॉस्ट ऑब्जेक्ट्स में। जैसे आपको प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना था, उस बेसिस पे आपने क्या कर दिया कि 5 सेटअप काम आ रहे हैं ए प्रोडक्ट के लिए, और बी प्रोडक्ट के लिए 15 सेटअप काम आ रहे हैं, तो 5 सेटअप इंटू जो भी रेट थी, ऐसे कर दिया।
तो आप देख सकते हैं कि मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, ये बोल रहा है फॉलोइंग आर द स्टेप्स इन द एक्टिविटी बेस्ड कॉस्ट कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेन एक्टिविटीज़। अब यहाँ पे आप देखोगे कोई रिसोर्सेज का पार्ट कहीं नहीं दे रखा, ठीक है, तो आपकी पहली एक्टिविटी ही यही होगी। फिर आपको बोल रहा है कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल, ये बोल दिया। फिर आपको बोल दिया डिटर्मिनेशन ऑफ एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर। तो अब आप है ना, अगर पहले जैसे ए के बाद सी का पार्ट करते तो यहाँ पे कोई था ही नहीं सी से रिलेटेड, तो आपका सबसे पहले क्या आ गया सेकंड पॉइंट पे, कलेक्शन ऑफ कॉस्ट पूल ही आ गया, सीधी सी बात है। ऐसे तो ए बी सब में थे, ए और बी था, तो आपको पता था कि ए और बी आएगा, ए तो आएगा, अब डी तो आ नहीं सकता। ठीक, कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर रेट, रेट तो बाद में निकलेगी, क्यों? क्योंकि रेट कब निकलती है आपको पता है कि आपके पास कॉस्ट पता होनी चाहिए, यानी कॉस्ट पूल होना चाहिए, और नीचे क्या होना चाहिए, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर होना चाहिए। तो ये ऊपर नीचे हो सकता है, ये ऊपर नीचे हो सकता है, बी और सी ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको पता है कि ये तो बाद में ही होगा, कॉस्ट पूल आनी चाहिए, फिर उसके बाद एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर आना चाहिए। समझ गए? तो इस तरीके से देखिएगा, बोल दिया कैलकुलेशन ऑफ एक्टिविटी ड्राइवर रेट, ये डी आ गया, तो ए बी सी डी। फिर बोल रहा है चार्जिंग द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी टू प्रोडक्ट। फिर आपको इसको क्या करना था, कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी को प्रोडक्ट, मतलब जो भी कॉस्ट ऑब्जेक्ट है उससे चार्ज करना था। तो देखिए मेरे में थोड़ा अलग, इसमें अलग, लेकिन समझना क्या है बस आपको कि यार आपको क्या निकालना है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालनी है। तो आपको बस ये याद रखना है कि कॉस्ट पूल अपॉन एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर होता है, उसके थ्रू अपने आप पता चल जाता है, क्योंकि सबसे पहले एक्टिविटी फाइंड करते हो, और ये दोनों पार्ट क्या होंगे, पहले पता होंगे, तब जाके तो रेट निकल के आएगी, और जैसे रेट निकलेगी तब जाके ही तो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की आपको कॉस्ट पता चल पाएगी कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट में उस एक्टिविटी की कॉस्ट कितनी है। तो उस एक्टिविटी की कॉस्ट किसके बेसिस पे डिपेंड कर रही है, रेट पे डिपेंड कर रही है कि रेट पर कॉस्ट ड्राइवर कितनी आ रही है। तो जैसे हमें पता है कि रेट पर सेटअप आ रही थी, रेट पर बॉक्स आ रहा था, और वो पर्टिकुलर जो भी बॉक्स है वो कितना ए प्रोडक्ट में, कितना बी प्रोडक्ट में, जैसे कंप्यूटर पार्ट्स में और मोबाइल फ़ोन्स में कितना अप्लाई हो रहा था, तो वो रिसोर्सेज कितने कंज्यूम हो रहे थे उसके बेसिस पे आपने मल्टीप्लाई करा। तो मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है कि ये टिपिकल लगते हैं लोगों को टॉपिक, मैंने भी शुरू शुरू में बहुत बार देखे थे तो मेरे को भी कन्फ्यूजन लगा था, लेकिन इतना टिपिकल है नहीं। अब इंपॉर्टेंस की बात करता है तो क्या बोल रहा है, टू लिंक द कॉस्ट टू इट्स कैजुअल फैक्टर। कैजुअल फैक्टर कौन सा है, कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट को किससे लिंक कर रहा है, कॉस्ट ड्राइवर से लिंक कर रहा है। अभी भी बताया मैंने आपको कि आपका जनरली क्या आया, 600 रुपीज़ पर सेटअप आया, तो अगर ए प्रोडक्ट में 5 सेटअप आए तो 600 इंटू 5, तो हमें पता चल गया कि यार 3000 रुपये तो पर्टिकुलर सेटअप की कॉस्ट लग रही है जो ए प्रोडक्ट में लग रही है, और बी प्रोडक्ट में अगर 10 सेटअप आए तो 600 इंटू 10 6000 लग रही है। सी प्रोडक्ट में कितना है, 20 सेटअप आए तो 600 इंटू 20, इस तरीके से हमें पता चल जाता है। फिर आपको बोल दिया टू आइडेंटिफाई कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी रादर देन कॉस्ट सेंटर, क्योंकि अगर कॉस्ट सेंटर से रिलेटेड पार्ट देखोगे तो वो तो क्या होता है आपका कन्वेंशनल अकाउंटिंग सिस्टम या कन्वेंशनल कॉस्टिंग का पार्ट, जिसे हम बोलते हैं ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। लेकिन अगर आप एक्टिविटीज़ की कॉस्ट देखना चाहते हो तो उस केस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पार्ट आएगा ही आएगा। अगर आपने मेरे से वो कॉमन वाला पार्ट देखा जिसमें मैंने क्या निकाला था, डायरेक्ट लेबर और करा था, तो वो कन्वेंशन था जिसमें क्या निकल गया, 30 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर और निकल गई, 30 रुपीज़ पर डायरेक्ट लेबर, क्योंकि वहाँ पे मैंने टोटल ओवरहेड 2,70,000 के ऊपर लिए थे। लेकिन अगर मैंने एक्टिविटी का पार्ट बोला तो मैंने तीनों एक्टिविटी का अलग अलग पार्ट लिया, और तीनों से रिलेटेड जो एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर है वो अलग अलग देखे, तो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्टिविटीज़ मुझे पता चल गई हर प्रोडक्ट से रिलेटेड। टू असर्टेन प्रोडक्ट कॉस्ट विद ग्रेटर एक्यूरेसी बाय रिलेटिंग ओवरहेड टू एक्टिविटीज, जैसा अभी मैंने बताया कि हर पर्टिकुलर एक्टिविटी से रिलेटेड जो ओवरहेड है वो हमें पता चल जाएंगे, तो हम असर्टेन कर सकते हैं कॉस्ट को ग्रेटर एक्यूरेसी के साथ। आपने देखा होगा कि कॉस्ट पर यूनिट जो आ रही थी उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ रहा था, पहले वाली में और दूसरे वाली में, यानी पुराने वाले सिस्टम में और नए वाले यानी एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, तो इसलिए आ रहा था। टू ओवरकम द इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड यूज़ ऑफ ब्लैंकेट ओवरहेड रेट। आप याद रखिए कि ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में किसका यूज़ होता है, एक दो रेट का यूज़ होता है, एक तो ब्लैंकेट ओवरहेड रेट और एक होती है डिपार्टमेंटल रेट। अगर आप सारे ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट को एक कॉमन बेस से डिवाइड कर देते हो, यहाँ पे कॉमन बेस क्या था, डायरेक्ट लेबर और, तो आपने ऑर्गेनाइजेशन के पूरे ओवरहेड को, मतलब 2,70,000 के ओवरहेड को 9,000 के लेबर आवर से डिवाइड कर दिया, तो इसका मतलब आपने एक ब्लैंकेट ओवरहेड रेट का यूज़ किया। तो आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग जो भी होती है पुरानी, उसमें एक इनहेरेंट लिमिटेशन क्या होती है कि आपको एक कॉमन बेस का यूज़ करना पड़ता है, जो कि आपको एक्टिविटी में नहीं करना पड़ रहा, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग अच्छी है। ठीक, तो ब्लैंकेट रेट समझ गए क्या होती है, ब्लैंकेट रेट का मतलब क्या हो गया कि हम एक कॉमन बेस ले रहे हैं जो कि हमें पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। और जो डिपार्टमेंटल रेट होती है वो भी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में होती है, पर वो डिपार्टमेंट के बेसिस पे होती है, डिपार्टमेंट ए बी सी ऐसे बोल दिया, तो डिपार्टमेंट ए का डायरेक्ट लेबर और कितना है, डिपार्टमेंट बी का कितना है, डिपार्टमेंट सी का कितना है, वो भी सही नहीं है क्योंकि उसमें भी एक्टिविटीज़ का पार्ट नहीं लिया जा रहा। लेकिन ये दो मेथड होते हैं जो मैंने आपको बता दिया। और ब्लैंकेट में क्या होता है, डिपार्टमेंट ए बी सी की डायरेक्ट लेबर और टोटल ले ली,
और नीचे डिवाइड क्या कर दिया, उसका टोटल डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही टोटल करा तो एक कॉमन रेट निकल के आ गई। अब फिफ्थ क्या बोल रहा है, टू असिस्ट मैनेजर इन बजटिंग एंड परफॉर्मेंस मेजरमेंट। सीधी बात है, वही देखिए आपको कॉस्टिंग पता चल गई कॉस्ट पर यूनिट की, तो आपका बजट मेंटेन करने में आसानी हो गई। कौन सी एक्टिविटी आपको ज़्यादा नहीं रखनी है, एलिमिनेट करनी है, वो पता चल गया। साथ ही ये पता चल गया कि परफॉर्मेंस जो हुई है वो एक्चुअल जो हमने सोचा था बजट ओवरहेड के अकॉर्डिंग हमने सोचा था, और जो हमने एक्टिविटीज़ अपनी सोची थी वो सही हुई या नहीं हुई, तो परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। और किसी पर्टिकुलर हम क्या कर सकते हैं, जो पर्सन है या सुपरवाइज़र है उसको हम बोल सकते हैं कि आपने ये काम ढंग से नहीं करा। सिक्स, टू प्रोवाइड द लिंक बिटवीन द एक्टिविटीज़ द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट्स एंड द रिसोर्सेज कंज्यूम्ड एंड इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्सेज कंजम्पशन एंड रिसोर्सेज प्रोविजन। देखिए जनरली इसमें क्या करना है कि ये लाइन मत पढ़ना, एक तरीके से हटा दीजिए। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन एक्ट करता है, और ये बोल रहा है इलस्ट्रेट द डिफरेंस बिटवीन रिसोर्स कंज्यूम एंड रिसोर्स प्रोविजन। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमने प्रोविजन या हमने जो बजट बनाया था रिसोर्स की, हम इतना एक्सपेंडिचर करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि रिसोर्स ड्राइवर क्या होता है, परसेंटेज ऑफ टाइम कितना यूज़ करा है, कितना स्क्वायर फीट आपने एरिया यूज़ करा है पर्टिकुलर फैसिलिटी के लिए। तो आपको पता है कि फैसिलिटी प्रोवाइड करने की जो कॉस्ट लगती है, तो उस फैसिलिटी को देने के लिए, उस एक्टिविटी को देने के लिए आपकी क्या जनरली कॉस्ट आएगी। तो एरिया कितना आपने यूज़ करा है वो आपका रिसोर्स ड्राइवर का पार्ट है। परसेंटेज ऑफ टाइम कितना यूज़ करा है वो रिसोर्स ड्राइवर का पार्ट है। उसके थ्रू आपने एक्सपेंडिचर पहले से ही प्रोविज़न बना लिया था, आपने तय कर लिया था बजट में, और एक्चुअल में रिसोर्स कितना कंज्यूम हुआ है तो पता चल जाएगा एक्टिविटी से रिलेटेड। तो हमें जैसे ही पता चल गया कि यार कंजम्पशन ज़्यादा हो गया, रिसोर्स का एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो गया पर्टिकुलर एक्टिविटी में, जबकि हमने सोचा था कम होगा, तो हम उसको सुधार करेंगे, थोड़ा सा कुछ ना कुछ क्या करेंगे, पर्टिकुलर रेमेडियल एक्शन लेने की कोशिश करेंगे ताकि वो कंट्रोल हो सके। तो ये बोला टू हेल्प इन कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन एज वेल एज इम्प्रूव प्रॉफिटेबिलिटी। अब क्यों है ये तो आपको पता ही है। देखिए फिर आपका एट्थ में बोला टू प्रोवाइड वैल्यूबल इकोनॉमिक इन्फॉर्मेशन टू सपोर्ट ए कंपनीज ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन प्रोग्राम। देखिए कोई एक्टिविटी है, मैं बोल सकता हूँ कि अगर वो नॉन वैल्यूबल है, उसमें कोई वैल्यू ही प्रोवाइड नहीं हो रही, तो उसको चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो आपको पता है कि अगर कॉस्ट पर एक्टिविटी आपको पता चल गई और उसको चलाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो आप उसको हटा दोगे। इसी तरीके से कस्टमर सेटिस्फेक्शन क्यों, क्योंकि उसको क्या चाहिए, अच्छी क्वालिटी चाहिए, और कॉस्ट क्या चाहिए, कम। तो अगर आप वो पर्टिकुलर जो नॉन वैल्यूबल एक्टिविटीज़ हटा दोगे तो आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। उस बेसिस पे आप अपनी सेल प्राइस भी कम कर सकते हो। या आपको पता है कि कॉस्ट और सेल प्राइस का जो मार्जिन है वो आपका अच्छा मिलेगा, और कस्टमर को बेनिफिट क्या मिलेगा, क्या पता आपने अपनी सेलिंग प्राइस कम कर दी तो कस्टमर को भी बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपने क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट दिया तो कस्टमर वैसे ही सेटिस्फाई होगा। टू फर्निश मैनी सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ओवर ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक्स। अब यहाँ पे आपको क्या बोल दिया कि ट्रेडिशनल कॉस्टिंग टेक्निक से उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलते हैं। क्या क्या मिलते हैं, मोस्ट एक्यूरेट डेटा अबाउट प्रोडक्ट कॉस्ट, जो कि हमने अभी कॉस्ट पर यूनिट के बेसिस पे देखा कि जब कॉस्ट पर यूनिट थी एक में कितनी आ रही थी, 106 आ रही थी, और जबकि हमारे में कितनी आ रही थी कंप्यूटर पार्ट्स में, वो 74 आ रही थी एबीसी में। तो कन्वेंशनल में ये आ रही थी, और है ना उसमें शायद कंप्यूटर पार्ट्स में हमने देखा था 36 कुछ आ रही थी, और इसमें 99 आ रही थी। तो इसमें कितनी कम आ रही थी, तो इसका मतलब गलत अलोकेट हो गई जब आपने कॉमन रेट ली जो कि डायरेक्ट लेबर और थे। लेकिन अगर आपने एक्टिविटीज़ के बेसिस पे ली तो बिल्कुल सही रेट आने लग गई। तो आप तो जो मोबाइल पार्ट है उसकी यूनिट क्या रखते, कम रखते, यानी उसकी जो सेलिंग प्राइस रखते वो कम रखते, लेकिन आपको तो ज़्यादा रखनी चाहिए थी। तो आपको क्या पता लॉस हो रहा हो पुरानी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में, जबकि एबीसी में क्या होता है एक तरीके से आपका बेनिफिट हो जाता है। मोर कंप्रहेंसिव कॉस्ट इन्फॉर्मेशन फॉर परफॉर्मेंस मेजरमेंट। तो देखिए कंप्रहेंसिव क्यों, क्योंकि हर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट पता चल रही है। रेलिवेंट डेटा फॉर मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। तो वही देखिए आपको मैंने बताया कि यहाँ पे कॉस्ट कितनी ज़्यादा आ रही है, यहाँ कम आ रही है। इसी तरीके यहाँ पे कितनी कॉस्ट कम आ गई, जिसकी वजह से आप क्या सोच रहे थे यार 50 रुपीज़ पर यूनिट के हिसाब से बेच देते हैं, लेकिन आपको बाद में क्या पता चला कि 99 रुपीज़ ही कॉस्ट है इसकी। तो इस चीज़ को तो 120 में 130 में ऐसे बेचना चाहिए था पर यूनिट को, तो ये गलत हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि मैनेजमेंट आराम से डिसीजन मेकिंग ले सकता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे, क्योंकि अगर पुराने अपनाता तो गलत हो जाता पार्ट। मोर पोटेंशियल फॉर सेंसिटिविटी एनालिसिस। क्योंकि आप देखिए जनरली जो भी कॉस्ट ड्राइवर होता है वो मूवमेंट की बात करता है। क्या बात करता है, मूवमेंट की, कि हम बोलते हैं कि कॉस्ट में कितना मूवमेंट हो रहा है उस कॉस्ट ड्राइवर के थ्रू, कि अगर हम नंबर ऑफ सेटअप क्या करेंगे नीचे डिवाइड करेंगे उस कॉस्ट ड्राइवर को, तो हमें पता चलेगा कि 500 रुपीज़ 600 रुपीज़ पर सेटअप आ रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ए प्रोडक्ट को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं और अगर 5 सेटअप यूज़ कर रहे हैं और 600 रुपीज़ पर सेटअप है, तो 600 इंटू 5 3000। लेकिन अगर यही सेटअप जो है वो 5 की जगह 4 हो जाते हैं, तो 600 इंटू 4 तो 2400 का मतलब क्या हुआ, जो सेंसिटिविटी है वो 3000 से 2400, जो अपनी कॉस्ट है वो 600 कम हो गई। तो हमें नंबर ऑफ सेटअप क्या करने, अगली बार कम करने, ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि सेटअप ज़्यादा करते हैं तो कॉस्ट भी ज़्यादा लग के आती है। ठीक, पर आपको बताया कि सेटअप का लिंक किससे,
जनरली हम बोल सकते हैं कि हर पर्टिकुलर बैच में आप कितना प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो। तो अगर आप सेटअप कम कर रहे हो तो ये भी देख लेना कि आपको प्रोडक्ट ज़्यादा क्या करने पड़ेंगे, बैच में प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं, वो भी करना पड़ सकता है। फिर आपको बोल रहा है प्रोवाइडिंग ए मॉडल प्रोस्पेक्ट ऑन वैल्यू एडिंग ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांजेक्शन एंड एक्टिविटी। तो जनरली वही बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ट्रांजेक्शन एक्टिविटी है उसमें एक वैल्यू ऐड होके आ रही है। नॉर्मल आप जो एक्टिविटी करते थे उसमें जनरली क्या कोई वैल्यू ऐड नहीं होती थी, कोई हमारा कॉस्ट हम बोल सकते थे बेनिफिट नहीं मिलता था, लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कंट्रोल का पार्ट हो रहा है तो धीरे धीरे एक वैल्यू ऐड भी हो रही है। फिर आपको यूजेस ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का पार्ट दे दिया। तो सबसे पहले आपको क्या दे दिया, द एरिया इन विच एक्टिविटी बेस्ड इन्फॉर्मेशन इज यूज फॉर डिसीजन मेकिंग आर एज अंडर। सबसे पहले आपको बता दिया एक्टिविटी कॉस्ट। देखिए जनरली क्या होता है कि आप जब भी क्या करते हैं बिजनेस में काम करते हैं तो डायरेक्ट कॉस्ट तो आपको बहुत सारी नॉर्मल पता रह जाती है कि डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट कॉस्ट है। लेकिन ओवरहेड के बहुत सारे पार्ट आते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो एक शॉर्ट पार्ट हो गया, लेकिन ओवरहेड तो बहुत सारे आ गए। ऑफिस से रिलेटेड हो गए, प्रोडक्शन से रिलेटेड हो गए। तो जरूरी नहीं कि आप प्रोडक्शन से रिलेटेड ही देखो, आप ऑफिस से रिलेटेड देखो ओवरहेड, आप सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड देखो। तो इस तरीके से बहुत सारे ओवरहेड क्यों आते हैं, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। तो हर एक्टिविटीज़ की कॉस्ट का पता करने के लिए ही ABC को डिज़ाइन किया गया। So we can use it to see if activity cost are in line with industry standard। इंडस्ट्री ने जो स्टैंडर्ड तय किए हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी एक्टिविटी कॉस्ट सही है नहीं है। इफ़ नॉट, ABC is an excellent feedback tool for measuring the ongoing cost of a specific service as management focuses on cost reduction। अगर ये नहीं चल रहा इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग, कॉस्ट हमारी ज़्यादा निकल रही है, तो हम आराम से कॉस्ट रिडक्शन कर सकते हैं, जो भी यूज़फुल एक्टिविटीज़ नहीं है उनको हटा के। ठीक है। फिर सेकंड क्या आ गया, कस्टमर प्रॉफिटेबिलिटी का पार्ट। ये बोल रहा है कि दो मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इंकर फॉर इंडिविजुअल कस्टमर्स आर सिंपली प्रोडक्ट कॉस्ट, देर इज ऑल्सो एन ओवरहेड कंपोनेंट सच एज अनयूजुअली हाई कस्टमर सर्विस लेवल। अब देखिए ये बोल रहा है कि बहुत सारे और भी ओवरहेड लगते हैं। नॉर्मल तो आप क्या बोलते हो कि प्रोडक्ट को बनाने की कॉस्ट जो कि कस्टमर से रिलेटेड है, इंडिविजुअल कस्टमर से रिलेटेड, लेकिन कस्टमर का सर्विस का लेवल हो गया, प्रोडक्ट रिटर्न हैंडलिंग हो गई कि प्रोडक्ट वापस से कस्टमर ने लौटाया तो उसको कैसे हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो लौट के आता है कुछ ख़राब वराब निकल गया तो हमें वो वापस से लेना या नहीं लेना वो किस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि कस्टमर ने ख़राब करके दे दिया तो हम कई बार क्या करते हैं उसको नहीं लेते हैं। कंपनीज क्या करती है, नहीं लेती है। कस्टमर ने सही दिया लेकिन वो हैंडलिंग में आते आते यानी आपके पास आते आते ख़राब हो गया, तो वो कैसे हैंडलिंग की जा रही है, सही नहीं हैंडलिंग की जा रही, क्योंकि वो रिटर्न हुआ उसको हम किसी और को भी दे सकते थे। कस्टमर क्या पता उसके कलर से सेटिस्फाई नहीं हुआ, सब कुछ सही था तो इसलिए उसने रिटर्न कर दिया। अब हमें दूसरों को देना है, लेकिन जब वो आया, ठीक है, रिटर्न करते हुए जैसे ही कंपनी के पास आया तो कंपनी के पास टूटा फूटा आ गया, या हम बोल सकते हैं कि कुछ और पार्ट उसमें ख़राब हो गया। तो इसलिए बोल रहा है कि कंपनी की क्या स्ट्रेटेजी है इसके बाद भी, कोऑपरेटिव मार्केटिंग एग्रीमेंट, ये सारा पार्ट है। एंड ABC सिस्टम कैन सॉर्ट थ्रू दीज एडिशनल ओवरहेड कॉस्ट एंड डिटरमिन विच कस्टमर्स आर एक्चुअली प्रोवाइडिंग ए रीजनेबल प्रॉफिट। तो उन्हें पता चल जाएगा ABC के थ्रू कि कस्टमर को क्या पसंद आ रहा है, क्योंकि हर एक्टिविटी के बेसिस पे कॉस्ट डिटरमिन की जा रही है, जिसके थ्रू हमें पता चल जाएगा कि हमारा रीजनेबल प्रॉफिट क्या हो रहा है और कस्टमर को क्या चीज़ें पसंद आ रही है। दिस एनालिसिस में रिजल्ट इन सम अनप्रॉफिटेबल कस्टमर्स बीइंग टर्न अवे और मोर एम्फेसिस बीइंग प्लेस्ड ऑन दोज कस्टमर्स हु आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग मोर इन प्रॉफिट। तो जैसे मेरा लिंक किससे है, मेरा लिंक किससे होगा, अकाउंटिंग से। तो मैं जनरली, मुझे पता है, अब मैंने कोई टीचर रख लिया जो मैथ्स का है, अब मुझे पता है कि उसमें इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा क्योंकि वो सर है ना, उसके पास जो स्टूडेंट है वो इतने नहीं आ रहे। तो अब मुझे पता है कि वो एक तरीके से जो एक्टिविटी है ना मेरी इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है मेरे को, बल्कि क्या करना पड़ रहा है, उस सर को ज़्यादा सैलरी ही देनी पड़ रही है, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो मुझे पता है कि अगर वो मेरे कस्टमर्स हैं ही नहीं, मुझसे लिंक ही नहीं है, मेरा अकाउंटिंग का ही है, तो मैं वो ही अपने पास रखूँगा। तो अगर मुझे अलग अलग एक्टिविटी से रिलेटेड कॉस्ट पता चल गई, तो कॉस्ट पर एक्टिविटी मैथ के टीचर से रिलेटेड कितनी थी और मेरी खुद की कितनी थी, तो मुझे पता है कि मेरी कॉस्ट कम थी और मार्जिन अच्छा ही हो रहा था, लेकिन सर को मुझे ज़्यादा, मैथ्स के जो टीचर है उसको ज़्यादा सैलरी देनी पड़ रही थी और उसके बेसिस पे कॉस्ट ज़्यादा लग रही थी और रेवेन्यू जो हो रहा था वो कम हो रहा था, तो मैं इसको हटा दूंगा। तो अलग अलग एक्टिविटी से आपको ये पता चल जाता है। फिर आपको बोल दिया डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। ये बोल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, बहुत सारे वैरायटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल होते हैं प्रोडक्ट को बेचने के लिए, जैसे रिटेल हो गया, आजकल ये बोल रहा है इंटरनेट, वही आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट आपका आ गया, तो रिटेल का पार्ट हो गया, इंटरनेट का यूज़ करते हो, सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, आजकल डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ गए, मेल ऑर्डर कैटलॉग्स हो गए। मोस्ट ऑफ स्ट्रक्चरल कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग ए डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इज ओवरहेड। ये बोल रहा है कि ज़्यादातर इसमें जो पार्ट आता है वो मेटेरियल लेबर का नहीं आता, ओवरहेड ही आता है। जब इतना सारा ओवरहेड का पार्ट होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग चैनल्स के अंदर जो भी एक्टिविटीज़ है उसके बेसिस पे ओवरहेड पर एक्टिविटी निकालनी पड़ेगी।
यानी वही रेट क्या बोलते हैं उसको, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट आपको निकालनी पड़ेगी। तो बोला सो इफ़ वी कैन मेक ए रीजनेबल डिटर्मिनेशन ऑफ विच डिस्ट्रीब्यूशन चैनल आर यूजिंग ओवरहेड, वी कैन मेक डिसीजन टू ऑल्टर हाउ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स आर यूज्ड और इवन टू ड्रॉप अनप्रॉफिटेबल चैनल्स। इसमें भी यही बोल दिया कि जो अनप्रॉफिटेबल है या अनयूजफुल एक्टिविटी है डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड उसको हटा देंगे। फिर आपको बोल दिया मेक और बाय, वही अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो या आप खरीद रहे हो। देखिए सीधी सी बात है, आप मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग में जो भी एक्टिविटीज़ का पार्ट है उससे रिलेटेड जो कॉस्ट है वो ज़्यादा आ रही है, तो इससे अच्छा आप वो कंपोनेंट बनाओगे ही नहीं और वो क्या करोगे, मार्केट से खरीद लोगे, मतलब आउटसोर्स कर लोगे। तो यहाँ पे ये बोल रहा है ABC अनेबल्स द मैनेजर टू डिसाइड वेदर ही शुड गेट द एक्टिविटी डन विद इन द फर्म और आउटसोर्स द सेम। इसका मतलब जो एक्टिविटी है वो फर्म के अंदर ही करे, मतलब मैन्युफैक्चरिंग का पार्ट किया जाए या बाहर से खरीद लिया जाए। Outsourcing may be done if the firm is incurring higher overhead cost as compared to outsourcer और वाइस वर्सा। समझ गए? तो आउटसोर्सिंग कब की जाएगी, अगर फर्म को अंदर हायर कॉस्ट लग रही है और बाहर क्या लग रही है, कम। मतलब खरीदते समय कंपोनेंट सस्ता मिल रहा है और जब खुद बनाते हैं तो वो महंगा होता है, तो उस केस में क्या करोगे, बाहर से ही खरीदोगे। और उसका उल्टा कब होगा, जब खरीदते समय कंपोनेंट महंगा मिल रहा है और बनाते समय कंपोनेंट सस्ता हो रहा है, तो आप क्या करोगे, मैन्युफैक्चरिंग करोगे। उल्टा भी कर सकते हो। मार्जिन, ये बोल रहा है विद प्रॉपर ओवरहेड अलोकेशन फ्रॉम एन ABC सिस्टम वी कैन डिटरमिन द मार्जिन्स ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट लाइन एंड एंटायर सब्सिडरीज। आपको पता है कि आपने अपने प्रोडक्ट में एक और प्रोडक्ट लाइन जोड़ी, तो उस केस में आपको हर एक्टिविटी जो एडिशनल एक्टिविटी हुई है या एडिशनल जो भी ओवरहेड की कॉस्ट हुई है और एडिशनल एक्टिविटी है उसके थ्रू आपको रेट पता चल गई और उस रेट को आपने पर्टिकुलर नई प्रोडक्ट लाइन पे अलोकेट कर दिया, जिसके थ्रू आपको उसकी कॉस्ट पता चल जाएगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपने जो सेलिंग प्राइस रखी है उसके थ्रू मार्जिन हो रहा है या नहीं हो रहा। दिस कैन बी क्वाइट यूजफुल फॉर डिटर्मिनिंग वेयर टू पोजिशन कंपनीज रिसोर्सेज टू अर्न द लार्जेस्ट मार्जिन। कंपनी के रिसोर्सेज मतलब एक्सपेंडिचर्स को कैसे यूज़ किया जाए, कंपनी जो भी एक्सपेंडिचर करना चाहती है यानी कंपनी का जो भी मनी है उसको जो वो खर्च करना चाहती है तो वो कहाँ पे खर्च करे ताकि मार्जिन ज़्यादा हो सके। वैसे ही देखिए वो बोल रहा है कि जब कॉस्ट कम होगी, कॉस्ट कंट्रोल होगी, तो उस बेसिस पे वो मिनिमम प्राइस सेट कर सकती है अपने गुड्स को सेल करने से रिलेटेड। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज रियली बेस्ड ऑन द प्राइस दैट द मार्केट विल बियर, बट द मार्केटिंग मैनेजर शुड नो व्हाट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज इन ऑर्डर टू अवॉइड सेलिंग ए प्रोडक्ट दैट विल लूज ए कंपनीज मनी ऑन एवरी सेल। क्योंकि दूसरी जो कंपनी है वो क्या कर रही है, आपसे कम प्राइस पे बेच रही है और आप ज़्यादा प्राइस रख के बैठे हो, तो आपकी क्या पता कॉस्ट ज़्यादा आ रही हो या आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी उस अकॉर्डिंग नहीं हो, ऐसा हो सकता है। पर एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से पता चल जाएगा कि कॉस्ट कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी सेल रख पाओगे, सेलिंग प्राइस मेंटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि ABC इज़ वेरी गुड फॉर डिटर्मिनिंग विच ओवरहेड कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन दिस मिनिमम कॉस्ट डिपेंडिंग अपॉन द सर्कमस्टेंसेज अंडर विच प्रोडक्ट्स आर बीइंग सोल्ड। ठीक, तो किस पर्टिकुलर केस में, किस पर्टिकुलर एक्टिविटी में ओवरहेड कॉस्ट को मिनिमम किया जा सकता है वो, और कौन सी अनयूजफुल एक्टिविटी है उसको हटा दे। बार बार मैं यही बोल रहा हूँ क्योंकि यही पार्ट आएगा कॉस्ट रिडक्शन में कि जो यूजफुल एक्टिविटी नहीं होगी या अनडिस्ट्रीब्यूटेड जो चैनल होगा, जो डिस्ट्रीब्यूटेड चैनल है ही नहीं, या हम बोल सकते हैं जो यूजफुल चैनल है ही नहीं, उसको हटा दिया जाएगा, तो अपने आप कॉस्ट कम हो जाएगी। प्रोडक्शन फैसिलिटी कॉस्ट, इट इज़ यूजुअली क्वाइट ईजी to segregate overhead cost at the plant wide level, so we can compare the cost of production between different facilities। देखिए यहाँ पे ये बोल दिया ना प्रोडक्शन की फैसिलिटी की कॉस्ट, आपने पहले देखा था वो डायरेक्ट लेबर में बांट दिया पूरे के पूरे प्लांट वाले पार्ट को, तो जब आपने पूरे के पूरे डायरेक्ट लेबर में बांट दिया पूरे ओवरहेड को, तो उस केसेस में आपको अलग अलग एक्टिविटीज़ की कॉस्ट नहीं पता चल पाई, अलग अलग फैसिलिटीज़ की कॉस्ट नहीं पता चल पाई। लेकिन आपको पता है कि अगर आप एक्टिविटी बेसिस पे करोगे तो परचेज डिपार्टमेंट क्या क्या फैसिलिटी देता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या क्या फैसिलिटी देता है, वो आपको पता चल पाएगी और उसके थ्रू उसकी कॉस्ट भी निकल के आ जाएगी। ठीक, अब अपना है लास्ट पार्ट, मेरे हिसाब से यही है लिमिटेशन का। ये देख लेते हैं क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि ABC जो हेल्प करता है मैनेजर को डिसीजन मेकिंग में, लेकिन बोल रहा है कि इसकी कुछ सर्टेन लिमिटेशन होती है, डिसएडवांटेज होते हैं जो दे रखे हैं। ये बोल रहा है इम्प्लीमेंटिंग एन ABC सिस्टम रिक्वायर सब्सटेंशियल रिसोर्सेज विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन। अब मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेज जनरली क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया रिसीविंग डिपार्टमेंट की सैलरी, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें उसको सैलरी देनी है। रिसोर्स ड्राइवर क्या हो गया, उसने जो उसमें टाइम यूज़ करा किसके लिए, एक्टिविटीज़ को करने के लिए, वो 5 एक्टिविटी करता है तो उसमें वो कितना टाइम लगाता है, तो वो रिसोर्सेज ड्राइवर है। अब वो एक्टिविटी में जो भी टाइम लगाता है तो उससे रिलेटेड नंबर ऑफ जैसे ऑर्डर का पार्ट हो गया जो उसने मेटेरियल मंगाया, फिर इसके अलावा इंस्पेक्शन किया तो नंबर ऑफ इंस्पेक्शन हो गया, वो क्या हो गया, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर हो गया। लेकिन ये बोल रहा है कि जो भी सब्सटेंशियल रिसोर्सेज हैं, सैलरी प्रोवाइड करना, किसी जैसे मैंने बोला होटल है तो होटल से रिलेटेड आपने कितने वर्कर रखे हुए हैं, 15 वेटर रखे हुए हैं, 15 वर्कर रखे हुए हैं, या जो भी एक तरीके से शेफ़ रखे हुए हैं,
तो आपको पता है कि आपकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगेगी, तो आपको लग रहा है कि कॉस्ट ज़्यादा लग रही है और उसके हिसाब से बेनिफिट नहीं मिल रहा, तो आप उनको क्या करोगे, हटा दोगे। तो ये बोल रहा है इम्प्लीमेंटिंग एन एबीसी सिस्टम रिक्वायर्स सब्सटेंशियल रिसोर्सेज विच इज़ कॉस्टली टू मेंटेन। तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है कई बार इन रिसोर्सेज को मेंटेन करना। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विच नीड्स लॉट ऑफ रिकॉर्ड फॉर कैलकुलेशन। तो आपको पता है कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सबकी आपको क्या मेंटेन करनी पड़ेगी, रेट मेंटेन करनी पड़ेगी, रिसोर्सेज कितना कंज्यूम हुआ वो आपको देखना पड़ेगा और उसके हिसाब से आपको कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें हमें अकाउंटिंग के लिए अलग पर्सन रखने की ज़रूरत होगी। In small organization, managers are accustomed to use traditional costing system to run their operations, and traditional costing system are often used in performance evaluation। क्यों? क्योंकि वो सिंपल होता है, उसमें ज़्यादा आपको बेस अप्लाई नहीं करना पड़ता, अलग अलग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पार्ट देखना नहीं पड़ता। तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन होंगे उसमें जो मैनेजर है वो इतना ज़्यादा, मैं बोल सकता हूँ कि फ्लक्चुएशन नहीं चाहता, इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी नहीं चाहता, वो नॉर्मल पार्ट चाहता है। तो उस केस में वो किसका यूज़ करेगा, इनका यूज़ करेगा। एबीसी अभी भी आपको कई जगह देखने को नहीं मिलती और पुरानी कॉस्टिंग सिस्टम ही देखने को मिलता है। फिर आपको बोल रहा है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग डेटा कैन बी ईजिली मिस इंटरप्रेटेड एंड मस्ट बी यूज विथ केयर व्हेन यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। मिस इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है कि आपने कुछ चीज़ों को क्या कर दिया, गलत इंटरप्रेट कर दिया, गलत सोच लिया। तो आप बोल सकते हैं कि देखिए आपने मिस इंटरप्रेट क्या किया हो सकता है। मान के चलो कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा ही है कि उसको अगर आप हैंडल भी नहीं करो तब भी यानी वो आपके पास रिटर्न होके आ भी गया तो वो ख़राब नहीं होगा, ठीक है, कितना भी उसको क्या कर लो आप आराम से यूज़ कर लो, वो ख़राब नहीं होगा। तो अगर आपने उसके लिए मेटेरियल हैंडलिंग का पार्ट अलग यूज़ कर लिया यानी एक्टिविटी का, तो उसके लिए अलग से आपकी फालतू की कॉस्ट लग रही होगी और आप उसको मेन मान रहे हो। मैनेजर क्या मान रहा है कि यार मेटेरियल हैंडलिंग की कॉस्ट मेन होनी चाहिए, या कॉस्ट पर जो भी मेटेरियल हैंडलिंग का पार्ट है वो हमें देखना चाहिए हर एक्टिविटी का। तो वो गलत सोच रहा है, क्योंकि आपको पता है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो भी है वो इतना ज़्यादा क्या है, ख़राब नहीं होता। तो आपको इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि दूसरी एक्टिविटीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो कभी कभी ये भी बोल रहा है और उस केस में आप डिसीजन मेकिंग गलत ले सकते हो। मैनेजर्स मस्ट आइडेंटिफाई विच कॉस्ट आर रियली रेलिवेंट फॉर डिसीजन एट हैंड। तो जब भी आपको उसी वक्त डिसीजन लेना है तो उसके लिए कौन सी आपकी एक्टिविटीज़ सही हैं, उसी बेसिस पे आपको क्या करना चाहिए, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर रेट निकालनी चाहिए। फिर आपको बोल दिया रिपोर्ट जनरेटेड बाय द सिस्टम डू नॉट कन्फर्म टू जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। जो भी गाप अप्लाई होता है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग जो रिपोर्ट जनरेट की गई है तो वो पुरानी कॉस्ट शीट के बेसिस पे होती है, ऐसे बोला जाता है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग सिस्टम के बेसिस पे नहीं होती। तो इस केसेस में जो ये प्रिंसिपल बने हुए हैं वो पुरानी कॉस्ट शीट, पुरानी ट्रेडिशनल एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के सिस्टम के अकॉर्डिंग बने हुए हैं, ना कि एबीसी के अकॉर्डिंग बने हुए हैं। तो एक तरीके से जो भी रिपोर्ट जनरेट की गई होगी एबीसी कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग वो कंफर्म नहीं हो पाती। कंसिक्वेंटली एन ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग शुड हैव टू कॉस्ट सिस्टम, वन फॉर इंटरनल यूज़ एंड वन फॉर प्रिपेयरिंग एक्सटर्नल रिपोर्ट। इसका मतलब क्या हो गया, अगर एबीसी मेंटेन कर रहे हैं तो इसका मतलब एक्टिविटी बेसिस पे जो भी कॉस्टिंग है वो तो आपने खुद ने देख ली कि यार हमारी कॉस्ट पर यूनिट कम आ रही है, लेकिन जब आपको प्रिंसिपल्स फॉलो करने हैं तो उसके बेसिस पे आपको ट्रेडिशनल अकाउंटिंग को फॉलो करना पड़ेगा या इनके बेसिस पे जो अकाउंटिंग है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो जब भी आपको क्या करनी है, अपनी कॉस्ट रिपोर्ट देनी है तो इनके कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। जो आपने देखे होंगे ना CAS1 CAS2 इस तरीके से होते हैं, या CS101 समथिंग ऐसे कुछ होते हैं। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उनको फॉलो करोगे तो वो एक्सटर्नल रिपोर्ट के लिए हो गए, और ABC मतलब क्या हो गया, अपने इंटरनल यूज़ के लिए हो गया, खुद की एक्टिविटीज़ की कॉस्ट को देखने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पार्ट हो गया। आई होप आपको सारा पार्ट समझ में आया होगा, क्योंकि थियोरटिकल पार्ट बहुत ज़्यादा होता है तो समझाना पड़ता ही है। तो इसी तरीके से आपका अगली वीडियो में जो पार्ट आएगा वो आएगा आपका लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का, और टारगेट कॉस्टिंग का पार्ट आपका आ जाएगा। फिर आपका जस्ट इन टाइम का भी बचा हुआ है और एक कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग बचा हुआ है। देखिए कॉस्टिंग फॉर डिसीजन मेकिंग कोई होता नहीं है जनरली, उसमें क्या कॉस्ट आती है, स्टेप कॉस्ट क्या होती है, अवॉइडेबल क्या होती है, अनअवॉइडेबल क्या होती है, रेलिवेंट क्या होती है, इररेलिवेंट क्या होती है। तो जनरली वो मैंने आपको बीच बीच में कहीं ना कहीं बताए हुए, तो उसको मैं अलग से एक बार कवर कर लूँगा किसी पर्टिकुलर टॉपिक के साथ, या तो हम ऐसा करेंगे जस्ट इन टाइम अप्रोच के साथ उसको कवर कर लेंगे। तो अगली वीडियो में बताऊँगा आपको लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का पार्ट। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू।